हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एडुटेरिया ऑफलाइन टेस्ट सीरीज, जिसमें टेस्ट नंबर है आज जो 1 सितंबर 2024 को हुआ है और ये बिहार स्पेशल टेस्ट है फ्रेंड्स। ठीक है, और इससे पहले जितनी भी टेस्ट हुए हैं ना हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और ये सीरीज़ का नाम है जुनून टेस्ट सीरीज। ठीक है, इससे पहले आधार टेस्ट सीरीज भी एनसीईआरटी बेस पे था इसका एडुटेरिया का, तो मैं टोटल 17 टेस्ट थे उसमें, उसको मैं ऑलरेडी अपलोड कर दी हूँ। और इसमें भी जितने भी अभी तक हो चुके हैं ना सारे अपलोड हो रहे हैं। एक फुल लेंथ टेस्ट भी हो गया जिसमें पीवाईक्यू क्वेश्चन था, तो आप जाकर मेरे प्लेलिस्ट पे देख लीजिएगा। एडुटेरिया जुनून और आधार टेस्ट सीरीज दोनों एक ही में इंक्लूड कर दी हूँ, तो जाकर के आप वहाँ देख लीजिएगा। आज बिहार स्पेशल है, इसमें क्या क्या किसको कौन सा से लिया हुआ है बुक, तो ये बिहार स्पेशल जो एडुटेरिया बिहार तथ्य संग्रह जो बुक है ना, उसको मैं ऑलरेडी पूरा ही बुक में करवा दी हूँ, पेज बाय पेज करा दी हूँ। इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और जितने भी जनगणना है और जितने भी उसमें टॉपिक आते हैं ना फ्रेंड्स, सब मैं कंप्लीट करवा दी हूँ। और कहाँ से लिया गया, इसमें 110 क्वेश्चन रहेंगे। और करंट अफेयर जो जनवरी से जैन से मार्च तक का 2024 में जो एडुटेरिया करंट कॉन्सेप्ट करके इनका आता है ना, उससे क्वेश्चन लिया हुआ है। जैन टू मार्च से 30 क्वेश्चन लिया हुए हैं और 10 क्वेश्चन है मैथ का, तो देख लीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, और इसके साथ ही साथ एडुटेरिया के साथ साथ एडुटेरिया का करंट कॉन्सेप्ट भी हमारे यहाँ पे आपको मिल जाएगा। जनवरी से जुलाई हमारे वीडियो मिल जाएगा आपको, और पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और साथ ही साथ फ्रेंड्स परफेक्शन आईएएस का टेस्ट सीरीज और परम आईएएस का टेस्ट सीरीज और आपको खान ग्लोबल स्टडी और एसडीएम राहुल सर का भी टेस्ट सीरीज करवा रही हूँ, तो जाकर के आप देख लीजिएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट में आपको सारे मिल जाएगा और पीडीएफ इसको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा फ्रेंड्स, तो जा लीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक है ना हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो जाकर जुड़ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बिहार स्पेशल। इसमें क्या है ना कि क्वेश्चन और जो डिटेल्स सॉल्यूशन भी साथ साथ में दिया हुआ है, तो अब भी आपके लिए अच्छा हो जाएगा मिलान करने के लिए। और अगर आप देते हैं ना तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद नीचे सॉल्यूशन भी है। और ये क्वेश्चन सारे कुछ पूछा हुआ है फ्रेंड्स, और मैंने पहले ही बता दिया कि बिहार तथ्य संग्रह से लिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो महात्मा गांधी एजेंट बिहार सम रेमिनेंस के लेखक कौन है, तो ये राजेंद्र प्रसाद है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा ए। और ये ना क्वेश्चन पूछा हुआ है फ्रेंड्स, आई थिंक 68 में ये क्वेश्चन पूछ लिया था, तो ध्यान रखेंगे। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंसेंस की रचना राजेंद्र प्रसाद द्वारा कब हुई थी फ्रेंड्स, तो ये 1949 में किया गया था। और उनकी और महत्वपूर्ण कौन कौन सी है, तो गांधी जी के दिन, बापू के कदमों में, चंपारण में महात्मा गांधी, खादी का अर्थशास्त्र इत्यादि किसका है, तो राजेंद्र प्रसाद का। और राजेंद्र प्रसाद हमारे बिहार के हैं और प्रथम राष्ट्रपति हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार किस स्थान पे उत्तर भारत का पहला वर्ल्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है, तो वर्ल्ड रिंगिंग स्टेशन कहाँ है बिहार में फ्रेंड्स, तो ये उत्तर भारत का पहला रिंगिंग स्टेशन भागलपुर में है, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। और आपको बता दें कि इसके साथ ही साथ जो मैंने मैप के थ्रू जो एडुटेरिया, माफ कीजिएगा, महेश वर्णवाल और सीएमई दोनों का मैं इंक्लूड करके मैप करवा रही हूँ बिहार एटलस, तो उसमें ये सारे कुछ मैंने फिगर के साथ ही बनाए हैं, तो आप जा करके देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे भागलपुर है और भागलपुर में वर्ल्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये 3 अन्य वर्ल्ड रिंगिंग स्टेशन कहाँ पे है, तो तमिलनाडु चेन्नई में, राजस्थान जयपुर में, उड़ीसा भुवनेश्वर में है। और ये क्या होता है फ्रेंड्स, तो प्रवासी पक्षियों के अवलोकन, निगरानी और अनुसंधान के लिए रिंगिंग स्टेशन की स्थापना की जाती है, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिला है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन होगा, मैं कोशिश करूंगी फ्रेंड्स कि क्वेश्चन को ही अच्छे से दिखाऊं, आंसर को तुरंत ना दिखाऊं। तो बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं, तो ये उत्तर पूर्व में नहीं है फ्रेंड्स, उत्तर पश्चिम में है, ध्यान रखिएगा। उत्तर पश्चिमी में बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिला है, ध्यान रखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा बी। और उत्तर पश्चिमी नॉर्थ वेस्ट में सर्वाधिक 13 जिले हैं, ध्यान रखेंगे। उसमें जिले में कौन कौन है, तो सारण, सिवान, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, वैशाली, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर, वैशाली, बेगूसराय। आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, मैं जो मैप के थ्रू जो एटलस करवाई हूँ ना, वो आप जरूर जाके करेंगे फ्रेंड्स, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि मैप के थ्रू अगर देख लेंगे ना तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो आप जरूर एटलस वाला देख लीजिएगा।
ठीक है, उसमें सारे कुछ अच्छे से बताया गया है। नेक्स्ट है जनजाति और जिले में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो संथाल बांका में मिलता है तो ये सही है। मुंडा जमुई में नहीं मिलता है, फिर से मुंडा और उमराव सुपौल में और खरवार भागलपुर में मिलता है। तो मुंडा जनजाति का विस्तार बिहार के कुछ जिलों में है, उत्तरी बिहार के कुछ जिलों में है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट है बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में पिडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है। ये आपको 67 बीपीएससी में मिल गया होगा, ठीक है। तो ये पश्चिम चंपारण में है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, मैप के थ्रू आप जाकर देख लेंगे तो इसमें सारे कुछ आपको अच्छे से ध्यान हो जाएगा। और ये धान की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी मानी जाती है, ध्यान रखिएगा पिडमोंट स्वैल। नेक्स्ट है बिहार के निम्न प्रशासनिक विभाग जोड़ों में से किस जोड़े में गंगा नदी नहीं बहती है। तो गंगा नदी नहीं बहती है, ये भी 67 में बीपीएससी में पूछ लिया था, ध्यान रखेंगे। तो ये ना कोसी मगध प्रमंडल में नहीं पाया जाता है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, ये प्रमंडल बोल रहा है। तो कोसी और मगध प्रमंडल में गंगा जो है ना, गंगा नदी नहीं बहती है। बाकी पूर्णिया भागलपुर में होता है, क्योंकि पूर्णिया और भागलपुर में प्रमंडल में मिलता है, दरभंगा और मुंगेर में भी मिलता है, और तिरहुत और सारण में भी मिलता है, ध्यान रखिएगा। सारण में आपको, तिरहुत में आपको, ये वैशाली में गंगा नदी प्रवेश करते हैं, तो ये सब ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। कोसी और मगध में जो 2 प्रमंडल ऐसे हैं जिसमें गंगा नदी टच नहीं करती है, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, मैप के थ्रू आप अच्छे से देख लेंगे। और गंगा नदी ना टोटल 12 जिलों से क्रॉस करती है, ध्यान रखिएगा, जिसमें बक्सर, भोजपुर, सारण और पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, लखीसराय और भागलपुर है, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है बाबा ठाकुरदास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी। तो इसमें बाबा ठाकुरदास पटना में राम कृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना की थी फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। और ये कब किए थे, तो 1906 में, ध्यान रखिएगा, 1906 में पटना में रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना की थी 1906 में, बाबा ठाकुरदास द्वारा किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था, तो शिक्षा, धार्मिक अध्ययन का, आध्यात्मिक आध्यात्मिकता को बढ़ावा देना था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है उत्पादन क्षेत्र दृष्टि से बिहार में शीर्ष रैंकिंग में दालें कौन सी है। तो सबसे ज़्यादा दाल कहाँ बिहार में कौन सी दाल होती है फ्रेंड्स, तो ये मूंग, मसूर और चना माफ़ कीजिएगा, मूंग और मसूर होता है, ध्यान रखिएगा, मूंग और मसूर, इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है फ्रेंड्स। और ये मूंग और मसूर है जो बिहार का है, और ये दृष्टि से शीर्ष रैंकिंग पे है बिहार में। और सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार एवं राजस्थान में प्रमुख दाल उत्पादन होता है, ध्यान रखिएगा। और इन सभी राज्यों का भारत के कुल दाल उत्पादन में लगभग कितनी, तो 96% योगदान है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, ये बहुत बार पूछा भी है, ध्यान रखिएगा। तो यूसुफ शाह चक ने मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार से निर्वासित किया गया था। ये दफन कहाँ है, तो ये नालंदा में दफन है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट है यूसुफ शाह चक कश्मीर का शासक था, और जिसने मुगल बादशाह अकबर ने कैद करके बिहार के नालंदा जिले में निर्वासित कर दिया था। इसमें 1579 मतलब 1579 से लेकर 1586 तक कश्मीर पर शासन किया था, तो ध्यान रखिएगा। और वो दफन कहाँ है, तो नालंदा में। ये बहुत बार क्वेश्चन आपको PYQ में मिल जाएगा, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार के निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो पटना या गया में, गया में तो पाया जाता है, लेकिन पूर्णिया में नहीं पाया जाता है। पूर्णिया और पटना या दरभंगा और पूर्णिया में, तो ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है पटना और गया में, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संचय सिंचाई पद्धति कौन सी है। तो ये आहर और पाइन है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। और जो ये मिट्टी वाला है ना फ्रेंड्स, मिट्टी वाला भी मैंने जो ऐसे तो एडिटोरिया तथ्य संग्रह में मिट्टी मैंने अलग वीडियो बनाया है, और इम्तियाज अहमद का जो ग्रीन कलर का बुक आता है ना, उसका भी मैंने पूरा ही करवा दिया है MCQ, तो आप जाकर के देख सकते हैं। और जो मैं एटलस करवा रही हूँ ना, इम्तियाज अहमद एटलस करवा रही हूँ ना, महेश कुमार बनवाल और CME का, तो जा करके आप उसको जरूर मैप में थ्रू देख लीजिएगा, क्योंकि मिट्टी से क्वेश्चन एक न एक आता ही है, मिट्टी, नदी, सबसे क्वेश्चन आता है, तो आप जा करके देख लेंगे अच्छे से,
ठीक है। तो सबसे ज़्यादा बिहार के दक्षिण भागों में आहर तथा पाइन के माध्यम से सिंचाई की जाती है। पानी की प्रवाह को रोकने हेतु तीनों ओर से बनाई गई संरचना को आहर कहलाती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऐसे रहता है और इधर से पानी जो निकलता है उसको आहर कहते हैं। नेक्स्ट है बिहार में SPUR परियोजना का संबंध किससे है? तो नगर निगम वित्त से है, ध्यान रखिएगा। तो सपोर्ट प्रोग्राम फॉर अर्बन रिफॉर्म्स SPUR बिहार सरकार की एक योजना है। इस योजना के द्वारा उपलब्ध राशि का प्रयोग स्थानीय निकाय द्वारा नगरीय स्वच्छता टास्क फोर्स के लिए किया जाता है। इस योजना के तहत बिहार 28 शहरों को चुना गया है, बिहार के, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े थे? तो इसका आंसर हो जाएगा C सिलभद्रिया जी, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है। नेक्स्ट है बिहार राजनीतिक रत्नाकर का लेखक कौन है? तो राजनीतिक रत्नाकर का लेखक चंदेश्वर है, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा A। ठीक है, राजनीतिक रत्नाकर का पुस्तक के लेखक है चंदेश्वर और इस पुस्तक में कर्नाटक वंश के संबंधित विवरण है और चंदेश्वर कर्नाटक वंश के अंतिम शासक हरि सिंह देव के दरबार में रहते थे। तो ये पहले ये भी ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि कर्नाटक वंश के अंतिम शासक कौन है? तो अंतिम शासक हरि सिंह देव हैं। ये भी सिंगल क्वेश्चन मिल जाएगा। और उसके दरबार में कौन रहते थे? तो चंदेश्वर रहते थे, जिसने राजनीतिक रत्नाकर पुस्तक लिखे हैं। नेक्स्ट है हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? तो हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम आक्रमण 1532 में किया था। इसका आंसर हो जाएगा A। और चुनार दुर्ग पर प्रथम आक्रमण 1532 में और 1531 में उसने कालिंजर पर आक्रमण किया था। ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, 1531 में क्या किया था? हुमायूं ने कालिंजर पर आक्रमण किया था। और आपको कालिंजर से एक याद आ रहा होगा कि जो शेरशाह सूरी है ना, कालिंजर युद्ध में ही उनकी डेथ हुई थी। उन पे जो बम के गोला था ना, रिटर्न उन्हीं के ऊपर गिर पड़ा था, तो उनकी मृत्यु हो गई थी। और ऐसे हम याद किए हैं कि जो शेरशाह सूरी है ना, उनके लिए कालिंजर उनके लिए काल बन गया है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। और हुमायूं ने कालिंजर पे कब आक्रमण किया था? तो 1531 में। और चुनार दुर्ग पे 1532 में किया था, ध्यान रखिएगा। और हुमायूं का सबसे बड़ा शत्रु कौन थे? तो उसके समकालीन शेरशाह सूरी थे। तो ये भी ध्यान रखिएगा, जिन्होंने क्या किया था? तो आपको पता ही होगा फ्रेंड्स, जो 1940 में चौसा का युद्ध हुआ था, नहीं, कन्नौर का युद्ध हुआ था। वहाँ पे उनकी मृत्यु मतलब जो मगध पे, सॉरी मगध नहीं, वो जो दिल्ली सल्तनत में जो था ना, उस पे आक्रमण, उसने राजा बने थे, शेरशाह सूरी बन गए थे। तो ध्यान रखिएगा, चौसा युद्ध में जो 1539 में हुआ था, जिसमें हुमायूं को शेरशाह सूरी ने पराजित किया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। तो ये 12 अगस्त 1765 में किया था फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। और 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की प्रथम संधि भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। और ये ना बक्सर युद्ध जो हुआ था ना, बक्सर युद्ध के बाद ही ये जो 12 अगस्त 1765 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वितीय ने दिए थे, तो ध्यान रखिएगा बक्सर युद्ध के पश्चात। और बक्सर युद्ध हुआ था फ्रेंड्स, ये हुआ था आपको 1964 में, लेकिन ये जो संधि हुई थी ना, ये 12 अगस्त 1765 में इलाहाबाद की प्रथम संधि में ये किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, एक सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, हॉट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट है पटना कलेक्टरी और पटना कॉलेज के भवन की शैली से प्रभावित है। तो ये हॉलैंड है, डच का है, ध्यान रखिएगा। और डच कंपनी कब स्थापित हुआ था? 1632 में। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि पटना में डच फैक्ट्री कब स्थापित हुई थी? तो 1632 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा। और पटना सिटी स्थित पादरी की हवेली और बांकीपुर चर्च की इमारतें गोथिक शैली का है, ये भी ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। और ये क्या है? पटना में स्थित राजभवन, मुख्य सचिवालय और उच्च न्यायालय की इमारतें यूरोपीय पुनर्जागरण का काल की शैली है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की बैठक में भाग लिया था। तो सबसे पहले ये ध्यान रख लीजिएगा कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की बैठक कब हुई थी, मतलब गठन कब हुई थी? तो 1928 में हुई थी, फिर ध्यान रखिएगा। उसमें फणींद्रनाथ घोष शामिल थे, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स।
और ये ना चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में इसकी गठन हुई थी, ध्यान रखिएगा। और पहले हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी नहीं था फ्रेंड, पहले हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी था जो 1926 में 1925 नहीं माफ़ कीजिएगा 1924 में हुआ था, ठीक है। हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी की स्थापना हुई थी 1924 में और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना 1928 में हुई थी, 4 सालों के बाद, ध्यान रख लीजिएगा। और ये फिरोज शाह कोटला मैदान, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में हुआ था, ध्यान रखिएगा। और इनके क्रांतिकारी संगठन था और बिहार के इस संगठन की बैठक में शामिल होने वाले क्रांतिकारी फणींद्रनाथ घोष थे। नेक्स्ट है बिहार का प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये महामाया प्रसाद सिंह थे फ्रेंड्स। और ये सीडीपीओ में एग्जाम में आया था, 2022 में सीडीपीओ एग्जाम हुआ था ना, जो 67 के बीपीएससी हुई थी उसके बाद वो कैंसिल हो गया था। और ये सीडीपीओ का एग्जाम हुआ था 15 या 14 मई को हुआ था। उसी टाइम ये क्वेश्चन पूछा था कि महामाया प्रसाद जो गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? तो महामाया प्रसाद थे, ध्यान रखिएगा। और उनका कार्यकाल था 5 मार्च 1967 टू 28 जनवरी 1968। और बिहार में निर्दलीय वो क्या थे? तो बिहार में निर्दलीय मुख्यमंत्री भी थे। और साथ ही साथ ये ध्यान रख लीजिएगा पॉइंट कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, ये भी 67 में पूछा हुआ था और 66 में भी पूछा था वो। और बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे? तो भोला पासवान शास्त्री। और बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन है? तो अब्दुल गफूर। और सबसे कम कालावधि के लिए मुख्यमंत्री कौन बने? तो सतीश प्रसाद सिन्हा। ये सब ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, ये सब क्वेश्चन पूछ लेता है। नेक्स्ट है बिहार में सतत विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 7 निश्चय योजना की अभियान प्रारंभ हुआ था। तो ये हुआ था 2015 में, ये 5 साल का होता है, 2015 टू 20 था फिर, ध्यान रखिए 7 निश्चय 2। और अभी जो है अभी चल रहा है करेंटली में 2020 से 25 में 7 निश्चय पार्ट 2 चल रहा है, फिर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है अलवर्दी खान। अलवर्दी खान को किस वर्ष बिहार के डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था? तो ये भी 67 को री एग्जाम में ये पूछा था और री एग्जाम में या फिर पहले भी पूछा था। ये चीज़ जब बुक में पढ़ते हैं तो आपको ध्यान नहीं रहता, लेकिन जब ये एग्जाम में पूछा था ना तो उसके बाद मेरा तो बाई लक चांस वो हो गया था, सही हो गया था। वो 1733 में हुए थे। और क्या उस टाइम क्या था कि आपको निगेटिव मार्क्स नहीं था तो हम लोग रिस्क लेते थे। रिस्क क्या हम लोग ले ही लेते थे, सारा कुछ कर ही लेते थे एग्जाम में, सारे कुछ मतलब 150 के 150 क्वेश्चन कर देते थे। लेकिन अभी क्या है ना, अभी नेगेटिव मार्क्स है तो अभी आपको रिस्क से सोच समझ के लेना होगा। तो ये क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा 1733। और उसके बाद में घर में आके मैं अपने जो बुक है ना उसको मैं पूरा ढूंढी तो फिर मुझे मिल गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है और उनके सबसे बड़ा है अलवर्दी खां जो 1733 में बिहार के डिप्टी गवर्नर नियुक्त किए गए थे। अलवर्दी खां 1740 से 1756 से 56 तक बंगाल का नवाब थे। अलवर्दी खां ने यूरोपियों की तुलना, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि किसने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी? तो ये अलवर्दी खां ने किए थे। और उन्होंने कहा था क्या कि इन्हें ना छेड़ा जाए तो शहद देंगे और यदि छेड़ा जाए तो ये काट काट कर मार देंगे। तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया था? तो रविदास सभा का गठन जगजीवन राम के द्वारा किया गया था फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। और ये कब हुआ था? तो 1928 में जगजीवन राम ने किया था बिहार में रविदास सभा की स्थापना। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा केंद्रीय संसद में उच्च सदन मतलब अभी हम लोग राज्यसभा कहते हैं कि बिहार को कितनी सीटें मिली थी? तो ये 8 सीटें मिली थी, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। अभी तो राज्यसभा में हमारे बिहार की सीट कितनी है? तो अभी 16 है करेंटली, लेकिन उस टाइम हमने 1935 का पूछ रहा था तो ये 8 सीटें मिली थी। नेक्स्ट जयप्रकाश नारायण ने अपनी जनसेवा के लिए मैग्सेसे अवार्ड कब प्राप्त किए थे? तो मैग्सेसे अवार्ड प्राप्त किए थे फ्रेंड्स ये 1965 में, ध्यान रखिएगा 1965 में मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था, 1965 में, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। और यहाँ पे है मैग्सेसे और 1998 में जब भारत रत्न दिया गया था। तो आपको बता दें फ्रेंड्स कि ये ना कभी कभी ना 1998 में दिखता है, लेकिन ऐसे अगर आप नेट पे सर्च करेंगे और ऐसे रियल में है ना तो 1999 में इनको दिया गया है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 1998 लिखा हुआ है और हर जगह पे बहुत जगह पे 1998 भी दिखता है, 1999 भी दिखता है, तो ये भी चीज़ देख लीजिएगा। लेकिन एक्चुअल आंसर 1999 होना चाहिए, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स।
जयप्रकाश नारायण ने क्या किया था, तो 1974 में के आंदोलन को संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, तो जयप्रकाश नारायण। और जो कब दिया था, तो 1974 में जो हुआ था ना फ्रेंड्स, जो तीसरा आपातकाल लगा था ना, राष्ट्रीय आपातकाल, उसमें ये दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सूजनी क्या है, तो सूजनी एक प्रकार की कढ़ाई है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। जो बच्चे छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उसकी नानी दादी क्या करते हैं कि जो उसको ऐसे हम लोग ठेठ भाषा में बोलेंगे ना, बिहार की ठेठ भाषा में, तो उसको गेंदरा भी बोला जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, उसे सूजनी गेंदरा जो बना जाता है, छोटे छोटे रहते हैं, जिसमें बच्चे को सोते हैं, उसमें छोटे ऐसे 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 धार करके उसमें सिला जाता है, बहुत छोटे छोटे गैप दिया जाता है, उसको सूजनी कहते हैं। और ये बिहार का फेमस है, ध्यान रखिएगा। तो एक प्रकार की कढ़ाई है जो गेंदरा, इसको नृत्य मतलब ठेठ भाषा में बोल सकते हैं उसको, बच्चे जो सोते हैं, ध्यान रखेंगे। और नेक्स्ट है उद्वंत प्रकाश। उद्वंत प्रकाश का लेखक कौन है, तो उद्वंत प्रकाश का लेखक मौलिक कवि हैं, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा ए। उद्वंत प्रकाश के लेखक मौलिक कवि हैं। और इनके अतिरिक्त बाघ सिंह उद्वंत विनोद की रचना की थी। यह पुस्तक 14वीं शताब्दी के आरंभ में परमार राजपूतों के आगमन का प्रमुख स्रोत है, तो ये भी ध्यान रख लीजिएगा। बुक का नाम क्या है, उद्वंत प्रकाश। उद्वंत प्रकाश, उद्वंत विनोद और बाघ सिंह जो है मौलिक कवि के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्ग में कौन सा छपरा और गोपालगंज को जोड़ता है, तो छपरा और गोपालगंज को राष्ट्रीय राजमार्ग 85 जोड़ता है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। और छपरा तथा गोपालगंज को राष्ट्रीय NH क्या करता है, NH 85 जोड़ता है। और पटना और जहानाबाद गया डोभी को NH 83 फोर लेन जोड़ता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और सबसे लंबा, बिहार में सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कितना है, तो NH 31, ये भी क्वेश्चन पूछा, ये ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है कि बिहार में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो NH 31। नेक्स्ट है थंका चित्रकला का संबंध किस धार्मिक संप्रदाय से, तो थंका तो बौद्ध से है, ध्यान रखिएगा। और ये ना बिहार का तो नहीं है, लेकिन ये सबसे मतलब ये मूलतः तिब्बत शैली का है, लेकिन जो क्या है, तो बिहार में जो बिहार से बुद्ध, जो भगवान बुद्ध है ना, बौद्ध धर्म, वो बिहार से हुआ है फ्रेंड्स, इसीलिए इसको बिहार में थंका चित्रकला संबंधित है, धर्म संप्रदाय है। और जातक कथा क्या है फ्रेंड्स, तो जातक कथा जो भगवान बुद्ध है ना, उनके पूर्व जन्मों की कहानी उसमें जातक कथा में मिलती है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ये पूछता है। नेक्स्ट है हिंदी साप्ताहिक देश के संपादक इसमें से कौन है, तो देश के संपादक राजेंद्र प्रसाद हैं फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। और कब किए थे, तो 1920 में प्रारंभ हुआ था। हिंदी साप्ताहिक देश का प्रकाशन सर्चलाइट प्रेस पटना से 1920 में हुआ था। इसके संस्थापक कौन थे, तो संपादक राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पे पूछ रहा है कि गंगा के दक्षिणी मैदान को मूल्यतः 4 भागों में बांटा गया है, तो बिल्कुल गलत है, 4 भागों में नहीं, ये 3 भागों में बांटा गया है फ्रेंड्स। और मगध का मैदान सोन और क्यू नदी के बीच में है, तो बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, क्योंकि ऐसे आपका बिहार, मैंने आपको बताया फ्रेंड्स कि मैंने ना बिहार मैप करवाई हूँ मैं फ्रेंड्स, महेश कुमार बनवाल और CME दोनों को इंक्लूड करके बिहार मैप करवा रही हूँ, जिसको एटलस बोलते हैं, तो वो मैं अच्छे से करवा दी हूँ, फिगर सहित मैप के थ्रू करवाई हूँ, तो जाके वो देख लीजिएगा। और बिहार तथ्य संग्रह एडिटोरिया का है, वो भी मैंने पूरा करवा दी ही, तो जा करके आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसमें क्या है, तो मगध का मैदान सोन और क्यूल, तो देखिए ये जो गंगा नदी हमारे बिहार में क्या तो बराबर भागों में बांटता है। और गंगा नदी की लंबाई कितनी है, तो 445 है, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। ये क्वेश्चन पूछता है कि बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है, तो 445, ठीक है। और यहाँ पे मगध और सोन क्यूल, तो यहाँ से कर्मनासा नदी एंट्री करती है, और यहाँ से सोन नदी एंट्री करती है, जो रोहतास, बिहार में रोहतास से एंट्री करके गंगा नदी में मिल जाती है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि मगध का मैदान सोन और क्यूल नदी इधर से जाती है फिर, तो ये हो गया मगध का मैदान, ध्यान रख लीजिएगा, ये मगध का मैदान हो गया।
तो बीच में गुजरती है, तो ये तो बिल्कुल सही है। और सोन गंगा द्वाब क्षेत्र को भोजपुर का मैदान भी कहा जाता है, तो बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, क्योंकि गंगा नदी ना यहाँ पे एंट्री करती है और सोन नदी यहाँ पे एंट्री करती है, तो ये यहाँ पे ना भोजपुर जिला है, ध्यान रखिएगा। तो ये भोजपुर और बक्सर, भोजपुर यहाँ पे है, बक्सर यहाँ पे है, तो इस मैदान को ना भोजपुर का मैदान कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा, तो ये भी सही है, ध्यान रखिएगा। और जो किऊल है ना, किऊल से राजमहल के क्षेत्र यहाँ पे है, राजमहल का क्षेत्र, तो यहाँ पे अंग का मैदान कहा जाता है, जो कि बिहार में 3 महाजनपद तो थे ही, आपको पता होगा इस स्टोरी में कि बिहार में 3 महाजनपद थे, इसमें मगध और अंग और वैशाली था, तो ध्यान रखिएगा। ये सब भी आप ध्यान रख सकते हैं, मैप से पढ़ेंगे ना तो आपको ज़्यादा याद रहेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 2 और 3 सही है, जबकि पहला गलत है, क्योंकि ये 3 भागों में बांटा गया है, एक भोजपुर का मैदान, दूसरा मगध और तीसरा अंग, ठीक है। तो 4 भागों में नहीं 3 भागों में बांटा गया है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करें, और यहाँ पे लिखा है कोसी परियोजना भारत एवं नेपाल की संयुक्त परियोजना है, तो बिल्कुल सही है। और इसमें सतकथनी पूछ रहा है फ्रेंड्स, इस परियोजना के तहत हनुमान नगर बांध बनाकर नेपाल में जलाशय का निर्माण किया गया है, तो ये भी सही है। कोसी पर निर्मित जलाशय से पूर्व एवं पश्चिम की ओर नहरों का निर्माण किया गया है, तो ये भी सही है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। जो मैप में एटलस बोल रही हूँ उसमें जाकर के देख लीजिएगा, मैंने अच्छा से बता दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, तीनों क्वेश्चन सही है। और यह देख लीजिए, कोसी परियोजना भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है, और इसकी स्थापना 1953 में हुआ था, लेकिन इसका लागू कब हुआ था, तो 1954 में। और ये बांध है सबसे, ये स्टार्ट कब हुआ था, पूर्ण तैयार हो गया था 1965 में, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। पूर्वी कोसी से कौन सा लाभान्वित होता है बिहार में, तो अररिया, सुपौल, पूर्णिया आदि सिंचित होता है। और पश्चिमी कोसी नहर से दरभंगा, मधुबनी, सुपौल एवं बेगूसराय इत्यादि सिंचित होता है, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में कितना वर्ग क्षेत्र पर वृक्षावरण है, तो आपको बता दें फ्रेंड्स कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट हर 2 साल पे आता है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। और 2023 में भी आ चुका है, ध्यान रखेंगे, लेकिन 2021 का है, तो क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा सी। 2 हमने ऐसे लिखा था 2 3 4 1, ऐसे कोई ना ट्रिक करके याद कीजिएगा, ऐसे नहीं कि 2341 ऐसे याद रखेंगे तो एग्जाम में याद नहीं रहेगा, तो ऐसे कर सकते हैं ना, 2 3 4 1 ऐसे करके याद रखेंगे। किसी भी मतलब अपने दिमाग में जो जैसे याद रहता है, जैसे छप जाता है ना, उस तरीके से याद करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। इसने ये नहीं किया जैसे बुक में छपा हुआ उसी तरीके से हमको याद करना, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें एग्जाम में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, उसमें हमको सही करना ज़्यादा जरूरी है, उस पर हम लोग फोकस करेंगे, ठीक है। और ये तो है 2 3 4 1 करके बिहार में स्थिति बन वृक्षावरण है 2341 किलोमीटर क्षेत्र पे, और ये कितने भौगोलिक क्षेत्र पे परसेंटेज के दृष्टि से देखा जाए तो 2.48 है, ध्यान रखिएगा। 2019 से की तुलना किया जाए तो 338 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई थी, तो ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये 2021 में भी पूछ सकता है, ध्यान रख सकते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार क्रमशः बिहार में कितने राष्ट्रीय उद्यान, ध्यान रखिए क्वेश्चन फोकस कीजिएगा फ्रेंड्स, कितने राष्ट्रीय उद्यान और कितने वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो राष्ट्रीय उद्यान आपको पता होगा कि बिहार में सिर्फ एक राष्ट्रीय उद्यान है जो चंपारण में है फ्रेंड्स, जो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, एक ही है। तो आप इसमें ऑप्शन में देखिए, इसमें सिर्फ एक में आंसर है, तो इसमें ऐसे आप टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें एक राष्ट्रीय उद्यान और 12 क्या है, तो 12 हो गया आपका वन्य जीव अभ्यारण्य, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। और अभी हम लोग देख लेते हैं कौन कहाँ पे है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम चंपारण में है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। और भीम बांध एवं वन्य जीव अभ्यारण्य मुंगेर में है, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, ध्यान रखेंगे। गौतम बुद्ध पक्षी अभ्यारण्य गया में है, और कांवर झील वन्य जीव अभ्यारण्य बेगूसराय में। ये क्या है फ्रेंड्स, तो 39वां राष्ट्रीय 39वां क्या है, तो रामसर साइट में शामिल हो गया है कांवरताल झील, और ये 67 में पूछ लिया था, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और ये बेगूसराय में है फ्रेंड्स। और ये सबसे बड़ा क्या है, तो ये एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील है, तो ये भी ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट है कैमूर वन जैव अभयारण्य रोहतास और कैमूर में है। और नागी बांध पक्षी अभयारण्य जमुई में है और नकटी डैम पक्षी अभयारण्य जमुई में है। तो आपको बता दें फ्रेंड्स कि जो ये दोनों है ना, ये दोनों अभी रिसेंटली 2024 में क्या हुआ है, तो 2024 में ये नागी और नकटी डैम जो है ना, बांध है ना, वो रामसर साइड में शामिल हो चुका है। तो ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा बिहार के लिए, 1 मार्क्स जरूर आप ध्यान रखिएगा, ये चीज़ पूछ लेगा। और ये क्रम अगर देखा जाए ना तो 81 और 82वां क्रम है, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नागी और नकटी डैम जमुई, बिहार के जमुई में है और ये रामसर साइड में शामिल हो गया है। तो अभी टोटल बिहार में रामसर साइड में 3 जगह 3 जो होता है ना, 3 शामिल है, जिसमें कांवड़ झील, नागी, नकटी तीनों है फ्रेंड्स। तो ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछ लेगा। राष्ट्रीय वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, तो ये राजगीर, माफ कीजिएगा, राजगीर वन्यजीव अभयारण्य नालंदा में है और उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य पश्चिम चंपारण में है। ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन पूछता है क्योंकि उदयपुर हम लोग इन जनरल जानते हैं कि उदयपुर राजस्थान में जगह का नाम है और उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य पूछ देता है तो राजस्थान का भी ऑप्शन देता है। ऐसा पूछेगा कि कहाँ है, तो बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश ऐसे करके दे देगा। तो आप ऐसे नहीं आपको पता रहेगा तो आप राजस्थान टिक कर दीजिएगा। मेरे से भी पहले जब होता था ना तो मैं ऐसे करती थी। तो अब हमें पता है कि उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य पश्चिम चंपारण में है, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। और रजौरी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, तो ये नवादा में। कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य कहाँ पे है, तो दरभंगा में। विक्रमशिला डॉल्फिन वन्यजीव अभयारण्य भागलपुर में और बड़ैला सलीम अली पक्षी अभयारण्य वैशाली में है, ध्यान रख लीजिएगा। और ये ना जो मैप है, जो एटलस है ना, उसमें अच्छे से बताया गया है, तो जाकर के एटलस वाला जरूर वीडियो देखिएगा। वो 14 से 15 मिनट का रहता है, तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आराम से आप उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है 1937 की चुनाव में 1937 के चुनाव में मुस्लिम लीग की टिकट पर कितने मुस्लिम सदस्य बिहार राज्य की विधानसभा में चुने गए थे, तो ये 3 सदस्य थे, फिर ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है बिहार सरकार द्वारा हाल ही में अश्विन पोर्टल, ध्यान रखिएगा, अश्विन पोर्टल की शुरुआत जो संबंधित है, तो अश्विन पोर्टल ये भी आपको 67 में क्वेश्चन ये पूछ दिया था कि अश्विन पोर्टल की शुरुआत किसके लिए किया गया है, तो आशा वर्कर के लिए किया गया है, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, आशा कार्यकर्ताओं के लिए किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अश्विन पोर्टल, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन है, तो पहले पूछता था कि पहले सत्याग्रही कौन है, तो पहले सत्याग्रही पूछेगा ना तो श्री कृष्ण सिंह है, लेकिन यहाँ पे दूसरे सत्याग्रही पूछ रहा है, तो दूसरे सत्याग्रही अनुग्रह नारायण सिन्हा है, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। और व्यक्तिगत सत्याग्रह बिहार में कब स्टार्ट हुआ था, तो 28 नवंबर 1940 में, ध्यान रखिएगा। और अगर इन जनरल पूछा जाए ना, बिहार नहीं दिया जाए, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रारंभ किसने किया है, तो विनोद भावे ने किया था, फिर ध्यान रखिएगा, विनोद भावे, यस। नेक्स्ट है पटना युवक संघ की स्थापना किस वर्ष की गई है, तो पटना युवक संघ की स्थापना 1927 में किया गया, ध्यान रख लीजिएगा, पटना युवक संघ की स्थापना 1927 में किया गया है, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। और पाटलिपुत्र युवक संघ की स्थापना 1929 में पटना में रामवृक्ष पुरी और अंबिका कांत सिंह ने स्थापना किया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने पटना सिटी में पीर अली के नेतृत्व में एक विद्रोह को दबा दिया था, तो पीर अली जो पटना में स्टार्ट किए थे ना 1857 में जो विद्रोह स्टार्ट हुआ था ना, तो पटना में पीर अली ने ही स्टार्ट किए थे, फिर ये 3 जुलाई को स्टार्ट कर दिए थे। तो उसको दबाया कौन था, तो कमिश्नर टेलर, क्योंकि कमिश्नर टेलर पटना में उस टाइम बिहार के कमिश्नर थे, तो वही उन्होंने ही दबा दिया था, ध्यान रखिएगा। और ये 3 जुलाई 1857 को पटना सिटी के एक पुस्तक विक्रेता पीर अली के नेतृत्व में विरोध संघर्ष प्रारंभ हुआ था और विद्रोह को दबाने में अफीम व्यापार एजेंट लॉयल मारा गया था। एजेंट कौन, तो लॉयल मारा गया था, परंतु कमिश्नर टेलर ने इस विद्रोह को बलपूर्वक दबा दिया गया था और पीर अली को फांसी दे दिया गया था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान 1920 में किस स्थान पे नशाबंदी आंदोलन चलाया गया था, तो नशाबंदी आंदोलन डुमरा में चलाया गया था, फिर ध्यान रखिएगा।
तो बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान 19 नवंबर 1920 के मध्य शाहाबाद के डुमराव में नशाबंदी आंदोलन शुरू किया गया था तथा 13 नवंबर 1920 को नशाखोरी छोड़ने की अपील की गई थी। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, बिहार सरकार ने किस योजना के तहत यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारी कर रही महिलाओं के लिए प्रोत्साहन राशि की शुरुआत की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका आंसर हो जाएगा सी, मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना। मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना, इसमें क्या है तो मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के तहत महिला एवं बाल विकास निगम द्वारा यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारी कर रही महिलाओं के लिए प्रोत्साहन राशि शुरू की गई थी और इसके अलावा महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक और नवाचार हेतु सशक्तिकरण के उद्देश्य से में शामिल है। तो आपको बता दें फ्रेंड्स कि 67 मेरा पीटी हो गया था, उसमें टोटल कितना गया था तो 113 कट ऑफ गया था, लेकिन मेरा 109 था और मैं लड़की थी तो मेरा कंप्लीट कवर हो गया, मतलब मेरा पीटी हो गया था। तो उसमें मुझे 50,000 मिला था, 50,000 रुपीज़ मिला था। और अगर यूपीएससी क्लियर करते हैं ना तो 1 लाख मिलता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा है, ठीक है ना। और नेक्स्ट है अकबर के द्वारा बिहार के प्रांतिपति, और ये ना फ्रेंड्स एक ही बार मिलता है, ठीक है ना, एक ही बार मिलता है, ये नहीं कि मैंने 68 टिका तो उसमें मिला, ऐसा नहीं है, एक ही बार मिलता है, ध्यान रखिएगा। तो अकबर के द्वारा बिहार के प्रांतिपति के रूप में नियुक्त मानसिंह ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? तो ये रोहतास में बनाया था फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। और अकबर ने राजा मानसिंह को बिहार का प्रांतिपति नियुक्त किया था, जिसने 1587 to 1594 तक बिहार का मुगल सत्ता को सुदृढ़ किया था और उसने गिद्धौर, खड़गपुर, भोजपुर के स्थानीय सरदारों को पराजित किया था और रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था, ध्यान रखिएगा। और एक और ध्यान रखिए कि बिहार को मुगल प्रांत की दर्जा कब मिली थी? तो 1580 में, ये भी क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखिएगा। मुगल प्रांत की दर्जा बोलेगा ना तो 1580 में। नेक्स्ट है बनावरण के प्रतिशत दृष्टि से बिहार के निम्नलिखित जिला का अवरोही क्रम में सजाना है। तो अवरोही मतलब कम से ज़्यादा जाता है, तो अवरोही क्रम में सबसे ज़्यादा अवरोही में होता है सब फ्रेंड्स ज़्यादा से कम, सबसे ज़्यादा कहाँ है और सबसे कम कहाँ है, तो उसको अवरोही कहते हैं। अवरोही। आरोही में आरोही अगर पूछेगा ना तो कम से ज़्यादा जाता है, तो अवरोही सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो इसको कैमूर में सबसे ज़्यादा बनावरण प्रतिशत की दृष्टि से है, उसके बाद जमुई और नवादा और मुंगेर, तो इससे हो जाएगा इसका बी, ध्यान रखिएगा। और कैमूर में कितना है तो 31.56% और जमुई में 21.34% और नवादा में 20.72% और मुंगेर में 20.16% है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है बिहार में चंपारण कृषि कानून किस वर्ष पारित किया गया था? तो बिहार में चंपारण कृषि कानून किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1918 में, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। तिनकठिया पत्ती आपको पता ही होगा फ्रेंड्स कि तिनकठिया पत्ती को समाप्त कर दिया गया था तथा बगान मालिक अवैध वसूली की 25% वापस किया था, तो ये ध्यान रखिएगा। और जो बिहार में चंपारण सत्याग्रह हुआ था ना, जो गांधी जी का पहला सत्याग्रह था, तो ये भी ध्यान रखिएगा, 1917 में स्टार्ट हुआ था। और जो तिनकठिया पत्ती से था, तिनकठिया मतलब क्या था कि 3/20 में ना 3/20 ऐसे तिनकठिया था, तो 20 कट्ठे में 3 कट्ठा नील की खेती करना होता था, तो ध्यान रखिएगा। और राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को इनवाइट किया था बिहार में कि इसको देखने के लिए। नेक्स्ट है बिहार में ग्रीन बजट सर्वप्रथम कब पारित हुआ था? तो बिहार में ग्रीन बजट 2020 से 21 में पारित हुआ था, पास हुआ था फ्रेंड, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, ग्रीन बजट। देश का पहला ग्रीन बजट बिहार में 2020 से 21 में। क्या होता है ना कि हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन किए रहते हैं 1920, 1917 ऐसे किए रहते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन 2000 मतलब करेंट का आ जाता है ना, तो वो 1920 वाले ही दिमाग में रहते हैं। तो देश का पहला ग्रीन बजट बिहार में 2020-21 में पास हुआ था, तो ध्यान रखेंगे। बिहार में एक खेल विश्वविद्यालय की स्थापना निम्न में से कहाँ की जा रही है? तो ये राजगीर में फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी में। नेक्स्ट है निम्न में से किसके द्वारा जनता का सेवा नीतीश कुमार नामक पुस्तक लिखा गया है? तो ये टेस्ट सीरीज में बहुत मॉक टेस्ट में मिला है फ्रेंड्स कि जनता का सेवक नीतीश कुमार किसके द्वारा लिखा गया है?
तो शफक बानो द्वारा लिखा गया है, इसका आंसर हो जाएगा ए, शफक बानो के द्वारा लिखा गया है। तो जनता का सेवक नीतीश कुमार, पुस्तक लेखक शफक बानो है। पुस्तक का लोकार्पण वरिष्ठ नारायण सिंह के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, बिहार का निम्न में से वह कौन सा जिला है जो नेपाल एवं पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करता है। तो अगर आप ऐसे मैप बनाएंगे ना, ठीक है, तो ये गंगा नदी ऐसे जाता है। और क्या पूछ रहा है, नेपाल और पश्चिम, ऊपर में यहाँ पे नेपाल है, यहाँ पे वेस्ट बंगाल है, यहाँ पे झारखंड है, ठीक है, और यहाँ पे यूपी है, ठीक है, बिहार के चौहद्दी। तो इसमें नेपाल और पश्चिम बंगाल से किशनगंज बनाता है, ये कोना है, ये जो है ना फ्रेंड्स, ये किशनगंज का स्थान है और किशनगंज ही है जो वेस्ट बंगाल और नेपाल से एक सीमा रेखा बनाता है। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अगर ये पूछा जाए कि नेपाल और यूपी से कौन सीमा बनाता है, तो ये पश्चिम चंपारण है। और यहाँ पे अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश और झारखंड से कौन सीमा बनाता है, तो उत्तर प्रदेश और झारखंड से सीमा यहाँ पे रोहतास बनाता है। फ्रेंड ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से मैप के थ्रू जो मैंने बनाया है ना, मैप के थ्रू जो एटलस बनाई हूँ ना, तो इसमें अच्छे तरीके से बताया गया है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, बिहार में स्वराज दल के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो बिहार में स्वराज दल के पहले अध्यक्ष श्री नारायण प्रसाद थे। फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा सी। अब बिहार में इसका गठन कब हुआ था, तो फरवरी 1923 में किया गया था। ध्यान रखिएगा, 1923 में बिहार में किया गया था स्वराज दल की स्थापना, ठीक है। नेक्स्ट है, श्री नारायण प्रसाद इसके पहले अध्यक्ष थे और अब्दुल बारी इसके सचिव थे। तो ये भी क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, पूछता है फ्रेंड्स। अब्दुल बारी इसके सचिव थे, अब्दुल बारी के बारे में ही पूछेगा। अब पार्टी ने नवंबर 1923 में हुए विधानसभा चुनाव में भाग लिया था, जिसमें विधानसभा में 8 सीटें और परिषद में 10 सीटें जीती भी थी। ध्यान रखिएगा। स्वराज पार्टी के स्थापना 1923 में CR दास और मोतीलाल नेहरू की थी। और CR दास पहले अध्यक्ष और मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये बहुत बार पूछा हुआ है कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी। तो 1923 में किया गया था और CR दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा किया गया था और इसके अध्यक्ष CR दास बने थे। और बिहार में ना फ्रेंड्स दो हुआ था, ये कांग्रेस राष्ट्रीय जो कांग्रेस का अधिवेशन था ना, वो 2 हुआ था। एक हुआ था बांकीपुर पटना में जो 1912 में हुआ था और एक गया में हुआ था जो 1922 में। उसी के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो उसके जो गया अधिवेशन हुआ था ना, तो उसमें अध्यक्ष थे CR दास। और उसमें जो कंट्रोवर्सी हुई थी, जिसमें जो विधानसभा में शामिल होने का कंट्रोवर्सी आपको पता होगा अगर बुक पढ़े होंगे तो उसी के बाद CR दास ने इस्तीफा दे दिया था और उन्होंने ही स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। तो ये सब आप ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, बुक अगर पढ़े होंगे या तो जैसे मेरा एडिटोरिया का डाला हुआ है ना बिहार तथ्य संग्रह, तो आप पूरा उसका वीडियो सुन लेंगे तो आपको सब कुछ याद हो जाएगा। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसानों का नेतृत्व किसने किया था। तो असहयोग आंदोलन में द्वारा बोल रहा है तो फ्रेंड्स ये स्वामी विद्यानंद किए थे, ध्यान रखिएगा। और असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक चला था। जो चौरा चौरी घटना हुई थी ना, उसके बाद क्या है, तो असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया था। चौरा चौरी घटना 5 फरवरी को हुआ था, ध्यान रखिएगा। जो यूपी का एक जगह है चौरा चौरी, उसमें हुआ था। इसके बाद असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया गया था, ध्यान रखिएगा। और गांधी जी द्वारा 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किए गए थे और 28 अगस्त 1920 को राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में बिहार में प्रांतीय सम्मेलन ने महात्मा गांधी के समर्थन में एक प्रस्ताव पारित किया था। तो ये भी छोटा छोटा ध्यान रखेंगे। सियासत में सदस्यता पुस्तक के लेखक कौन है, तो सियासत में सदस्य का पुस्तक का लेखक कौन है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा विजय कुमार चौधरी, इसका आंसर है डी। सियासत में सदस्यता पुस्तक के लेखक विजय कुमार चौधरी हैं। इस पुस्तक के विमोचन नीतीश कुमार द्वारा किया गया था और इस पुस्तक विधानसभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित की गई थी। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो से अगर थोड़ा भी आपको हेल्प होता है ना, तो प्लीज़ चैनल को जरूर शेयर करें दोस्तों के साथ, ताकि उनको फ़ायदा हो सके फ्रेंड्स और लोगों तक हमारा वीडियो जा सके, ठीक है। और लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद बिहार में कुल कितने सांसदों को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था, तो ये 8 किया गया था फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी।
नेक्स्ट है क्या कि लोकसभा चुनाव 2024, या ध्यान रखिएगा 2024 में 18वीं लोकसभा चुनाव हुई है, तो इससे क्वेश्चन आपको मिल जाएगा बहुत सारा। तो लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम में बिहार की कुल कितनी महिला उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है? तो महिला उम्मीदवारों ने जीत हासिल कितनी की है बिहार के फ्रेंड्स? तो ये टोटल 5 की है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, 2024 चुनाव लोकसभा चुनाव में बिहार की कुल 5 महिला उम्मीदवार ने जीत हासिल की है, जो 1999 के बाद अधिक है। 2024 में महिला उम्मीदवार कौन कौन है? तो विजय लक्ष्मी कुशवाहा जो जेडीयू की है सिवान से, लवली आनंद जेडीयू से शिवहर से, वीणा देवी एलजेपी रामविलास पासवान का है जो वैशाली से, संभवी चौधरी ये हो गया रामविलास पासवान जो एलजेपी से है और समस्तीपुर से, और निशा भारती आरजेडी पाटलिपुत्र से है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है बिहार जाति आधारित जनगणना। बिहार जाति आधारित जनगणना 2022 के अनुसार बिहार में किस वर्ग की आबादी सर्वाधिक है? तो ये अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, प्लीज ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग। बिहार की कुल आबादी कितनी है? तो अभी मतलब जो अभी हुई है ना बिहार जाति आधारित जो जनगणना हुई है उसके अनुसार बिहार की कुल आबादी 13.07 करोड़ है, ध्यान रखेंगे। अगर टोटल देखा जाए ना तो 13,130,725,310 है, और अगर आपको 2011 के अनुसार पूछे ना तो 10 पॉइंट ही है, अभी 10 करोड़ ही है, तो अभी बढ़ गया है 3 करोड़, तो ध्यान रखिएगा। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी में तो 36.01% है, जो लगभग 4.7 करोड़ है। अत्यंत अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग होता है, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी होता है, तो ध्यान रखिएगा। तो इसमें 27.12% होता है, 27.12% है जो अन्य पिछड़ा वर्ग में है, जो टोटल 3.54 करोड़ है। अनुसूचित जाति एससी होते हैं जिसमें 19.65 है, जिसमें लगभग 2.56 करोड़ है। अनुसूचित जनजाति जो एसटी आते हैं उसमें 1.68 करोड़ है, ध्यान रखिए 1.68%। और अन्य सामान्य वर्ग स्वर्ण है, उच्च जाति जो जिसको बोलते हैं जनरल, उसमें 15.52% है। धार्मिक जनसंख्या में हिंदू कितने होंगे? तो हिंदू सबसे ज़्यादा है फ्रेंड्स, 81.99% है। मुस्लिम हो जाएगा 70.71% है, और अन्य धर्म जिसमें बौद्ध जैन पारसी ये सारे कुछ आ जाते हैं उसमें 0.3% है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है बिहार जाति आधारित जनगणना 2022 के अनुसार राज्य में कितनी आबादी के पास सरकारी नौकरी है? ये ध्यान रखिएगा, सरकारी नौकरी कितनी आबादी के पास है? तो इसका आंसर होगा 1.5%, इसका आंसर हो जाएगा ए। सरकारी नौकरी की स्थिति बिहार में केवल 1.5%, लगभग 20.49 लाख आबादी सरकारी नौकरी में कार्यरत है, और अब इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है देश का सबसे लंबा रबर डैम, जिसका निर्माण गया में फल्गु नदी पर किया गया है, कि लंबाई कितनी है? तो लंबाई 411 मीटर है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, 411 मीटर, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ए, 411 मीटर है फ्रेंड्स। और डैम का नाम क्या है? तो डैम का नाम फल्गु रबर डैम है, फल्गु रबर डैम जो अभी, और स्थान क्या है? तो स्थान है गया, बिहार में फल्गु नदी पे बना है, और निर्माण अवधि इस डैम का निर्माण 2 वर्षों में पूरा किया गया है। ये ना 67 के टाइम में ही हुआ था, तो ये क्वेश्चन पूछ भी लिया था। फल्गु रबर डैम की कुल लंबाई कितनी है? तो 411 मीटर, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये बहुत सारे मॉक टेस्ट में भी मिला है। चौड़ाई कितनी है? तो 95 मीटर, और डैम की ऊंचाई कितनी है? तो 3 मीटर है। लागत, इस डैम की लागत कितनी है? तो 312 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, और उद्देश्य क्या है? तो डैम का मुख्य उद्देश्य फल्गु नदी में साल भर पानी बनाए रखना, जिससे पिंडदान, जो जानते हैं आपको पिंडदान जो होता है ना बिहार के गया जी में होता है, तो ध्यान रखिएगा पिंडदान श्रद्धालुओं को सुविधा मिलेगी। विशेषता क्या है? तो ये डैम के एक बलून की तरह कार्य करता है, जिसमें पानी भरा जा सकता है और आवश्यकता अनुसार पानी को छोड़ा जा सकता है। महत्व क्या है? तो यह धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण में भी सहायता करेगा। नेक्स्ट है बिहार के किस व्यक्ति को पद्म विभूषण सम्मान 2024 किया गया है? तो पद्म विभूषण सम्मान 2024 बुद्धेश्वर पाठक को किया गया है।
हेलो दोस्तों, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम लोग 56 क्वेश्चन नंबर देख लिए थे और आज हम लोग अभी देख लेंगे बिहार 57 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, और ये बिहार स्पेशल है फ्रेंड्स, और सेट नंबर है 15। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? तो आपको पता होना चाहिए कि बिहार में 2 अधिवेशन हुआ था, एक बांकीपुर पटना और दूसरा गया में हुआ था। तो गया में कौन से जनजाति भाग लिए थे? तो इसमें सिर्फ उमराव जनजाति भाग लिए थे। पर ध्यान रखिएगा। तो ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल उमराव जनजाति भाग लिए थे। ठीक है, और गया अधिवेशन कब हुआ था? तो कांग्रेस का 37वां अधिवेशन 1922 में हुआ था और उमराव जनजाति इसमें भाग लिए थे। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो देशबंधु चित्तरंजन दास। इसके बाद ही स्वदेशी दल का स्थापना हुआ था। तो ये आपको पता होगा, जो CR दास और मोतीलाल नेहरू ने किए थे। नेक्स्ट है बायोग्राफी ऑफ कुंवर एंड अमर सिंह के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो गया सी, काली किंकर दत्त हैं। ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि ये सब क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड्स। ध्यान रखिएगा, जो बुक्स वगैरह है ना, वो क्वेश्चन पूछता है, तो आप याद रखेंगे। ठीक है, और एक कब प्रकाशित हुआ? तो 1955 में प्रकाशित हुआ था। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथी कौन थे? तो अब्दुल बारी, महादेव देसाई या नरहरि पारिक। तो कौन कौन थे फ्रेंड्स? इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, इसमें महादेव देसाई भी थे और नरहरि पारिक भी थे। तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें देखिए राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, ब्रज किशोर प्रसाद, धरणीधर कृष्ण सिंह, राम नवमी प्रसाद, महजरुल हक, JB कृपलानी, पोलक शंभुशरण, नरसिंह पारेख और महादेव देसाई के बाद में गांधी जी के सचिव भी बन गए थे, और ब्रजकिशोर और शंभुनाथ, ये तीनों थे फ्रेंड्स। ध्यान रखिएगा। और चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था, जो गांधी जी के पहला सत्याग्रह था। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो देख लेंगे इसमें सुमेलित कौन कौन से करना है फ्रेंड्स। तो इसमें चेरो विद्रोह, अभी हम लोग यहाँ देख लेते हैं, पूरा क्वेश्चन यहाँ पे होगा। ठीक है, हाँ, इसमें चारों क्वेश्चन है, तो इसको क्या करेंगे, इसमें हम लोग मैच करके देख लेंगे, क्योंकि इसमें ना आधा क्वेश्चन उधर और आधा क्वेश्चन इधर है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, क्योंकि ये तो आपको पता ही होगा कि चेरो विद्रोह मतलब 1880 से 1802, कोल विद्रोह 1831 से 32 होता है। साथ ही साथ भूमिज विद्रोह 1832 से 33, जो कोल विद्रोह के जस्ट बाद भूमिज विद्रोह हुआ था, और संथाल विद्रोह 1855 से 56 हुआ था, जो ज़्यादा पूछा जाता है फ्रेंड्स। ध्यान रखिएगा, ये चारों क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, चेरो विद्रोह, कोल विद्रोह, भूमिज विद्रोह और संथाल विद्रोह। और खरवार आंदोलन हुआ था 1874 को, और मुंडा आंदोलन ये भी बहुत बार पूछता है, तो 1899 से 1900। और यहाँ पे एक ताना भगत, ये भी पूछता है, तो 1914 में हुआ था, और ये गांधी जी से प्रभावित था। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, बिहार प्रांतीय किसान सभा के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है? तो बिहार प्रांतीय किसान सभा के दूसरे अधिवेशन पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो उसकी अध्यक्षता किसने की है? तो पुरुषोत्तम दास टंडन किए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का दूसरा अधिवेशन पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में 1934 में हुई थी। तीसरा अधिवेशन स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में 1935 में हुई थी, और पहला भी अधिवेशन सच्चिदानंद सिन्हा के ही नेतृत्व में उनकी अध्यक्षता में हुई थी, और दूसरा पुरुषोत्तम दास टंडन, और तीसरा भी स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा ही हुआ था फ्रेंड्स। ध्यान रखिएगा, और ये हाजीपुर में हुआ था तीसरा, और दूसरा हुआ था आपको शायद भागलपुर में। नेक्स्ट है नेक्स्ट है, बिहार में चौथा कृषि रोड मैप का कार्यकाल कब से कब तक होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2028 तक। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत बार मिल गया है, और ये क्वेश्चन पूछेगा कृषि रोड मैप, और बिहार का चौथा कृषि रोड मैप है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2028 तक होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, बिहार में एस्बेस्टस के किस जिले में पाई जाती है? तो इसमें खनिज के बारे में बोल रहा है फ्रेंड्स। ये मुंगेर में पाई जाती है। जो मैं बिहार का एटलस करवा रही हूँ ना, महेश कुमार बनवाल और CME, तो उसमें भी ये एस्बेस्टस वगैरह जितने भी खनिज है ना, तो मैप के थ्रू मैं बताई हूँ, तो जाकर के जरूर देख लीजिएगा, वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा फ्रेंड्स। ध्यान रखेंगे।
नेक्स्ट है बिहार में किस स्थान पर फूड पार्क की स्थापना की स्वीकृति नहीं दी गई है। तो कहाँ नहीं दी गई, तो हाजीपुर में नहीं दी गई है, फिर ध्यान रखिएगा जी। और बिहार में भागलपुर, बक्सर एवं कटिहार में तीनों जगह पे फूड पार्क की स्थापित करने की स्वीकृति दे दी गई है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है रामायण सर्किट से संबंधित निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा सीता कुंड सीतामढ़ी में है, तो ये तो सही है। और अहल्या स्थान दरभंगा में, सिंहसीश्वर स्थान सहरसा में है, और रामशिला पश्चिम चंपारण, तो ये गलत है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए सीताकुंड सीतामढ़ी, अहल्या स्थान दरभंगा, सिंहेश्वर स्थान सहरसा में है, रामशिला गया में है, फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, रामशिला गया में, वाल्मीकि नगर पश्चिम चंपारण और प्रेतशिला गया में है, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है बिहार विधानसभा का शताब्दी वर्ष कब मनाया गया है। तो बिहार विधानसभा का शताब्दी वर्ष कब मनाया गया फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा 2021 में। ठीक है, 7 फरवरी 1921 को मौजूद विधानमंडल की सभागार में प्रांतीय विधान परिषद की बैठक हुई थी, पहली बैठक हुई थी, और इस आधार पर 2021 को भी विधानसभा शताब्दी वर्ष के समारोह बनाया गया है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है बिहार में ग्राम सभा को कोरम गणपूर्ति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए। तो ग्राम सभा में बोल रहा है, फिर ध्यान रखिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/20वां भाग होना चाहिए, इसका आंसर हो जाएगा सी 1/20वां भाग। ठीक है, ग्राम सभा के बारे में बोला तो 1/20वां भाग ग्राम सभा की बैठक में आयोजित मुखिया द्वारा कराया जाता है। ग्राम सभा की बैठक किसके द्वारा आयोजित किया जाता है फ्रेंड्स, तो ये मुखिया द्वारा। और ग्राम सभा की कोरम गणपूर्ति के लिए कुल सदस्यों का 1/20वां भाग या 5% होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है बिहार नगर पालिका अधिनियम कब लाया गया है। तो बिहार नगर पालिका अधिनियम कब लाया गया है, तो 2007 में, इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, और नगर निगम कितना है अभी बिहार में, तो 19, और नगर परिषद 88, और नगर पंचायत 154 है, ध्यान रखिएगा। वर्तमान में बिहार में कुल नगर निकायों की संख्या कितनी है, तो 261 है। नेक्स्ट, नीतीश कुमार बिहार में प्रथम बार मुख्यमंत्री की शपथ कब ली थी। तो नीतीश कुमार सबसे पहले की कब ली थी फिर, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार पहली बार मुख्यमंत्री 3 मार्च 2000 से 10 मार्च 2000 तक बने रहे थे। वर्तमान में नीतीश कुमार 9वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ ले चुके हैं, तो ध्यान रखिएगा। पहली बार वो 3 मार्च 2000 को लिए थे, ज़्यादा दिन के लिए नहीं था, क्योंकि 3 मार्च के बाद 10 मार्च मतलब वो कुछ 7 दिन के लिए ही बने थे, इसीलिए वो आपको याद नहीं होगा, तो ध्यान रखिएगा। 3 मार्च 2000 को पहली बार मुख्यमंत्री की शपथ लिए थे, और अभी 9वीं बार ले चुके हैं। नेक्स्ट है बिहार में लोकायुक्त की नियुक्ति सर्वप्रथम कब की गई थी। तो लोकायुक्त की नियुक्ति सर्वप्रथम कब की गई थी फिर, तो 1973 को, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत बिहार राज्य के सचिवालय का प्रावधान निहित है। तो बिहार राज्य के सचिवालय का प्रावधान किस आर्टिकल में है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 188, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 178 में क्या है, तो 178 में विधानसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष से संबंधित प्रावधान है। और अनुच्छेद 182 में तहत विधान परिषद के सभापति और उपसभापति का है, तो ध्यान रखिएगा 178 में विधानसभा के सभापति और उपसभापति का, और अनुच्छेद 182 में विधान परिषद के सभापति और उपसभापति का है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 188 के तहत राज्य विधायिका का सचिवालय से संबंधित है। तो आर्टिकल्स याद रखेंगे फ्रेंड्स, क्वेश्चन पूछ लेता है। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत के शासक इल्तुतमिश द्वारा बिहार पर कब आक्रमण किया गया था। तो ये इल्तुतमिश द्वारा क्या किया गया था, तो 1225, ध्यान रखिएगा, 1225 में इल्तुतमिश द्वारा बिहार पर आक्रमण किया गया था। और ये जो ये है ना, मतलब शासन जो हुआ था दिल्ली सल्तनत, उसमें पहले शासक थे जो बिहार पर आक्रमण किए थे इल्तुतमिश, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक को टाइम नहीं मिला था, तो आपको पता होगा। तो इल्तुतमिश ने 1225 ईस्वी में बिहार पर आक्रमण किए थे। ठीक है, नेक्स्ट है अंग्रेजों के द्वारा पटना में अपनी फैक्ट्री कब स्थापित किया गया था। तो 1620 में किया गया था फ्रेंड्स, इसका ध्यान रखिएगा, 1620 में। लेकिन इसको जो वास्तविक सफलता मिली है ना, 1651 में वास्तविक सफलता मिली है, तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है,
और ये भी ध्यान रखिएगा पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना 1632 में, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है लीची अनुसंधान केंद्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, तो ये मुसहरी में स्थित है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। और मुसहरी में लीची अनुसंधान केंद्र। और बिहार में स्थित प्रमुख कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ कहाँ है, तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पूर्वी क्षेत्र मुख्यालय कहाँ है, तो ये पटना में। दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो मोकामा जो पटना में है। और मक्का अनुसंधान बेगूसराय। लीची अनुसंधान मुसहरी मुजफ्फरपुर में है, तो ध्यान रखिएगा मुजफ्फरपुर लीची काफ़ी फेमस भी है। और जल प्रबंधन अनुसंधान केंद्र पटना में है, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स मुसहरी मुजफ्फरपुर में लीची अनुसंधान केंद्र है। नेक्स्ट है गांधी जी को चंपारण छोड़ने का आदेश निम्नलिखित में से किसने दिया था, तो किसने दिया था फ्रेंड्स, तो WB हाईकॉक दिया था, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी, WB हाईकॉक ने गांधी जी को चंपारण छोड़ने का आदेश दिया था, लेकिन ये नहीं माने थे और इसकी अवहेलना किए थे, तो ध्यान रखिएगा। चंपारण के जिला मजिस्ट्रेट उस टाइम कौन थे, तो चंपारण के जिला मजिस्ट्रेट WB हाईकॉक ने 16 अप्रैल 1917 को गांधी जी को जारी अधिसूचना एवं सम्मन के द्वारा उन्हें चंपारण छोड़ने का आदेश दिया था। गांधी जी ने प्रशासन और इसके आदेश को मानने से इनकार कर दिया था, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है बिहार में 1937 में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा किसकी अध्यक्षता में एक श्रम जांच कमेटी की नियुक्ति की गई थी, तो श्रम जांच कमेटी, ये भी बहुत बार क्वेश्चन मिला है, तो ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी, राजेंद्र प्रसाद। अगर आप PYQ किए होंगे बिहार का तो ये क्वेश्चन आपको जरूर मिला होगा, तो ध्यान रखिएगा। एक श्रम जांच समिति की नियुक्ति हुई थी, तो राजेंद्र प्रसाद के अंतर्गत हुआ था, उनकी अध्यक्षता में हुई थी, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वरिष्ठ और राष्ट्रवादी नेता को 1912 में कलकत्ता हाईकोर्ट का प्रथम बिहारी जज नियुक्त किया गया था, तो ये हसन इमाम को किया गया था, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। तो निम्नलिखित में से वरिष्ठ और राष्ट्रव्यापी नेता को 1912 में कलकत्ता हाई कोर्ट के प्रथम बिहारी जज नियुक्त किया गया था, तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हसन इमाम को, ठीक है। नेक्स्ट है बिहार का सर्वाधिक फसल सघनता वाला जिला कौन सा है, तो बिहार का सर्वाधिक फसल सघनता वाला जिला शिवहर है, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी। और बजट 2023-24 के अनुसार पूरे बिहार में औसतन फसल सघनता 144% है। और सर्वाधिक शुद्ध बुआई कहाँ हुई है, तो सर्वाधिक शुद्ध बुआई वाला जिला भोजपुर है जो 81.6% है। और सर्वाधिक फसल सघनता वाला जिला शिवहर है, ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक फसल सघनता वाला जिला बोला ना तो शिवहर है जो 190% है। और सबसे कम फसल सघनता वाला जिला पूर्णिया है, 102% है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है मध्यकाल में बिहार शरीफ नगर पर महत्वपूर्ण रहा है, तो ये किसके लिए हो रहा है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा विद्या के केंद्र के रूप में, प्रशासनिक केंद्र के रूप में और धार्मिक केंद्र के रूप में, तो 2, 3, 4 इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। तो 8वीं शताब्दी में बिहार शरीफ में धर्मपाल ने ओदंतपुरी महाविहार की स्थापना की थी, तो आनंदपुरी नहीं है, ओदंतपुरी है, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। और धर्मपाल ने ओदंतपुरी का नहीं किए थे फ्रेंड्स, ये गोपाल ने ओदंतपुरी का स्थापना किए थे फ्रेंड्स। और नेक्स्ट है तुर्क काल में यह एक प्रांतीय प्रशासनिक मुख्यालय था और यह सूफी केंद्र और मलिक बया इब्राहिम का मकबरा तथा सरफुद्दीन हैया मनेरी का दरगाह बिहार शरीफ में नगर में स्थित है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है बिहार के सुप्रसिद्ध सूफी संत सरफुद्दीन हैया मनेरी संबंध किस सूफी संप्रदाय से है, तो ये फिरदौसी से, ध्यान रखिएगा। और बिहार में सबसे ज़्यादा फेमस फिरदौसी संप्रदाय रहा है और इसके जो जो महत्वपूर्ण थे ना वो सूफी सरफुद्दीन हैया मनेरी ही थे, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है बिहार में सर्वाधिक आम उत्पादन वाले प्रमुख 3 जिले कौन से हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दरभंगा, पूर्वी चंपारण और वैशाली में सबसे ज़्यादा आम होता है, तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी।
ठीक है। सर्वाधिक केला कहाँ होता है, तो ये मधुबनी, वैशाली और मुजफ्फरपुर में। अभी वैशाली में वैसे जानते हैं कि केला के लिए हाजीपुर बहुत फेमस है, हाजीपुर मतलब वैशाली, लेकिन अभी फर्स्ट नंबर पे आ गया है मधुबनी, वैशाली और मुजफ्फरपुर। सर्वाधिक अमरूद कहाँ है, तो ये नालंदा, मुजफ्फरपुर और रोहतास। सर्वाधिक लीची तो ये मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण और वैशाली। और सर्वाधिक आम कहाँ है, तो ये दरभंगा, पूर्वी चंपारण और वैशाली। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट है दक्षिण बिहार। दक्षिण बिहार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो मिट्टी दक्षिण बिहार में कैरेल कैवाल मिट्टी पाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। और जो मैंने एटलस कराया है ना मैप के थ्रू, तो आप जा करके वो जरूर देखिएगा, उसमें सारे कुछ आपको अच्छे से मिल जाएगा। ठीक है। तो पर्वत पादीय मिट्टी, उत्तर बिहार की मिट्टी और दक्षिण बिहार की मिट्टी ध्यान रखिएगा। तो पर्वत पादीय मिट्टी जो पश्चिम चंपारण में है, और ये क्वेश्चन पूछा था 67 बीपीएससी में, तो ध्यान रखिएगा। और उसके बाद उत्तराई मिट्टी भी उत्तर बिहार में पाया जाता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी बांगर, जिसे बांगर मिट्टी कहते हैं, वो भी उत्तर बिहार में। और नवीन जलोढ़ मिट्टी जिसे खादर कहते हैं। और दक्षिण बिहार की मिट्टी कौन है, तो ताल मिट्टी, करारी मिट्टी, पुरानी जलोढ़, करेल कवाल मिट्टी और लाल पीली मिट्टी बलथर मिट्टी है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है बिहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और इसमें पहला है कि पथ घनत्व के अनुसार बिहार का स्थान देश में तीसरा है। और सेकंड क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 8A सर्वाधिक लंबाई वाला बिहार जिला पटना है, तो ये तो सही होगा। और राष्ट्रीय राजमार्ग NH की सबसे कम लंबाई वाला बिहार का शेखपुरा है, तो शेखपुरा नहीं है, फिर शिवहर होना चाहिए, तो इसलिए इससे गलत हो गया है। तो पहला और दूसरा दोनों सही है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। और सड़कों की कुल लंबाई में बिहार का देश में 8वां स्थान है, ध्यान रखिएगा। पट की सड़कों में कुल लंबाई बिहार का देश में 10वां स्थान है। राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई वाला बिहार का पटना जिला है, जो 506 किलोमीटर है। और राष्ट्रीय राजमार्ग NH का सबसे कम लंबाई वाला बिहार का शिवहर न कि शेखपुरा है, तो ध्यान रखिएगा। और सिर्फ 22 किलोमीटर है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है बिहार, उत्तर बिहार को कौन सा दोआब विभाजित नहीं करता है, तो ये गंगा और सोन दोआब दक्षिण बिहार का, ध्यान रखिएगा। सोन नदी जो है वो दक्षिण बिहार की है, इसीलिए उत्तर बिहार को नहीं दोआब नहीं बनेगा। जबकि घाघरा, गंडक और कोसी ये क्या है, तो उत्तर बिहार की नदियाँ हैं। ये आपको एटलस से मिल जाएगा, जो मैंने किया है, तो आप जा करके जरूर देखिएगा मैप में। उससे आपको अगर मैप से देख लेंगे तो आपको काफ़ी याद हो जाएगा, एग्जाम में कभी भी आपको रॉन्ग होने के चांसेस नहीं रहेंगे। नेक्स्ट है मिलान करना है, इसमें झील है और जिला स्थान है, ये भी आपको मैप के थ्रू जो मैंने बताया एटलस, तो उसमें आपको मिल जाएगा और अच्छे से मैप के थ्रू मिलेगा। और उसमें सीमी और महेश कुमार बंडवाल दोनों को ऐड किया हुआ है। तो मिला करके देख लेते हैं। तो गोगा बिल या घोघा झील कहाँ है, तो ये कटिहार में है, ध्यान रखेंगे। और घोड़ा कटोरा झील, सिमरी और पिपरा झील कहाँ कहाँ है, तो ये देख लेते हैं फ्रेंड्स। इसमें ना हम पूरा ही मैच करके देख लेंगे, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो कांवरताल झील बेगूसराय में है, ये जो 38वां रामसर स्थल है। और ये क्वेश्चन ना आपको 67 में क्वेश्चन पूछ लिया था। और ये एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील है, ये भी ध्यान रखिएगा। गोगा बिल घोघा झील कटिहार में है, कुशेश्वर झील दरभंगा में, घोड़ा कटोरा झील राजगीर नालंदा में है, घोड़ा कटोरा झील। और अनुपम झील कैमूर में है, सिमरी झील सहरसा में है, जगतपुरा झील भागलपुर में, मोती झील मोतिहारी पूर्वी चंपारण में, सरैया मन बेतिया में है और पिपरा मन मोतिहारी पूर्वी चंपारण में है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा मिलान गलत है, गलत मिलान कौन सा है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखेंगे। तो कर्मनासा जलप्रपात बक्सर में है, तो ये तो सही है। और मंझर कुंड जलप्रपात नालंदा में नहीं है। और जियार कुंड जलप्रपात भोजपुर में और तेलहर कुंड जलप्रपात कैमूर में है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा बी, मंझर कुंड नालंदा में नहीं है। तो ककोलत जलप्रपात नवादा में, दुर्गावती जलप्रपात रोहतास में, सबसे ऊंचा जलप्रपात है दुर्गावती जलप्रपात। कर्मनासा बक्सर में, धुआंकुंड जलप्रपात सासाराम रोहतास में, मंझर कुंड सासाराम रोहतास में है, तुतला भवानी भी सासाराम में है। और जियारकुंड जलप्रपात भोजपुर में और तेहर कुंड जलप्रपात कैमूर में है, ये आपको एटलस में मिल जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है बिहार, निम्न कथनों पर विचार करें। और इसमें पूछा है कि सत्य कथन का चयन करना है। तो त्रिवेणी तिरहुत और दो नहरों गंडक नदी पर है। तो तिरहुत
त्रिवेणी, तिरहुत और दो नहर गंडक नदी पे स्थित है। और पूर्वी कोसी, पश्चिमी कोसी और राजपुर नहर कोसी नदी पे स्थित है। तो दोनों कथन सही था, इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, त्रिवेणी, तिरहुत, दोन ये तीनों गंडक नदी पे है और ये पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और मुजफ्फरपुर, वैशाली में तक फैला हुआ है। पूर्वी कोसी, पश्चिमी कोसी, राजपुर कोसी पर ही है, तो ध्यान रखिएगा। और पूर्वी सोन और पश्चिमी सोन ये सोन नदी पे है। तो आपको ध्यान रखना है कि 3 जगह पे हमारे नहर है और ये बांध है, तो सोन नदी, गंडक नदी और कोसी नदी पे है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें सत्य कथन को चुनना है फ्रेंड्स। तो बिहार में आर्द्र पर्णपाती वन किशनगंज, पश्चिम चंपारण तथा नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र में है, तो ये सही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होता है, तो किशनगंज और पश्चिम चंपारण में होता है। बिहार में शुष्क पर्णपाती वन कैमूर की पहाड़ी, मुंगेर, जमुई और बांका जिलों में पाए जाते हैं, तो ये भी सही है, क्योंकि सबसे कम वर्षा यहीं पे होती है बिहार में। और बिहार के अधिकांश भागों में आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं, तो ये गलत है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 1 और 2 सही है और तीसरा कथन गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें और इसमें ना पूरा यहाँ पे पूछ रहा है सत्य कथन कौन सा है। तो वर्ष 2023-24 में ऊर्जा की चरम मांग पूर्ति 7576 मेगावाट पहुंच गई है, तो ये सही है। और बिहार राज्य में 22-23 में सर्वाधिक बिजली खपत वाले क्रमशः पटना, गया और मुजफ्फरपुर है, तो ये भी सही है। बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग वर्ष 2021-22 में 429 किलोवाट घंटा रहा है, तो ये गलत है। और वर्ष 2022-23 में सबसे कम बिजली खपत वाला क्रमशः जिला शेखपुरा, अरवल और शिवहर है, तो ये भी सही है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा डी। इसमें 1, 2 और 4 सही है, ध्यान रखेंगे। और इसमें कितना, तो बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोक्ता वर्ष 2021-22 में कितना था फ्रेंड्स, तो 329 किलोवाट था, ध्यान रखिएगा, ना कि 429। तो इसमें थोड़ा सा मिस्टेक किया था, एक मतलब 3 की जगह पे 4 लिख दिया था, इसलिए वो गलत हो गया। और इस तरीके से एग्जाम में भी आपको मिल जाएगा फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट है सूचन मिलान करना है और यहाँ पे दिया हुआ है ये सारी कुछ कौन सा कहाँ पे है। तो उदयपुर पक्षी अभ्यारण्य, गौतम बुद्ध पक्षी विहार कहाँ पे है फ्रेंड्स, तो गौतम बुद्ध पक्षी विहार गया में है। उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य पश्चिम चंपारण में। कुशेश्वर स्थान पक्षी वन्यजीव अभ्यारण्य ये दरभंगा में। और रजौली वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो रजौली वन्यजीव अभ्यारण्य, तो आप उस पर भी मैच कर सकते हैं। रजौली वन्यजीव अभ्यारण्य नवादा में है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर है ए। और भी देख लेते हैं, क्योंकि ये सब क्वेश्चन पूछता है। और ये ना फ्रेंड्स मैं जो लेटलेस बता रही हूँ और जो बिहार तथ्य संग्रह जो एडुटेरिया का है उसमें भी है। और इम्तियाज अहमद का जो ग्रीन कलर का जो बुक MCQ आता है ना, वो भी मैंने अपलोड कर दी हूँ, तो जाकर वहाँ जरूर देख लीजिएगा। और यहाँ पे अभी हम देख लेते हैं कांवड़ झील वन्यजीव अभ्यारण्य बेगूसराय में, कैमूर तो हो गया रोहतास में, नागी और नकटी डैम ये दोनों इंपॉर्टेंट होगा इस एग्जाम के लिए, तो ये जमुई में है। और ये ना 81 और 82वां रामसर स्थल में शामिल हो गया है, तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछ लेगा। राजगीर वन्यजीव अभ्यारण्य नालंदा में है। रजौली भी नवादा में है। कुशेश्वर तो दरभंगा। विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर में। बड़ौला सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य वैशाली में। और उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य पश्चिम चंपारण में, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है बिहार के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का चयन करना है। तो चेरो वंश की स्थापना 13वीं सदी में हुई थी, तो ये गलत है, क्योंकि और चेरो राज्य से संबंधित क्षेत्र शाहबाद, सारण, मुजफ्फरपुर, पलामू तथा वाराणसी क्षेत्र है, तो ये सही है। और चेरो वंश का मुख्यालय बिहिया भोजपुर में था, तो ये भी सही है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, पाल वंश के पतन के पश्चात बिहार में स्थानीय राज्यों का उदय हुआ था। उनके राज्यों में चेरो महत्वपूर्ण है। और चेरो राज्य शाहबाद, मुजफ्फरपुर ये 12वीं शताब्दी में हुआ था, ध्यान रखिए फ्रेंड्स, ना कि 13वीं शताब्दी में।
नेक्स्ट है निम्न कथनों, निम्न कथनों में से असत्य कथन का चयन करना। फ्रेंड्स असत्य कथन कौन सा है? तो वात्स्यायन कामसूत्र, तो ये सही है। कामनंद नीतिकार, तो ये भी सही है। आर्यभट्टीय ब्रह्म सिद्धांत, तो ये तो गलत है फ्रेंड्स, आर्यभट्टीय ब्रह्म सिद्धांत नहीं है। और कालिदास का विक्रमोर्वशीयम है, तो ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, यहाँ देख लीजिए बहुत सारे बुक्स का नाम है क्योंकि एक क्वेश्चन पूछता है। और गुप्त काल में साहित्य का विकास हुआ था, इस काल की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? तो कालिदास की कौन कौन सी रचनाएं फिर? तो अभिज्ञान संकुतलम, मालविकाग्निमित्रम, रघुवंशम, कुमार संभव, मेघदूत, ऋतुसंहार, विक्रमोर्वशीयम, ये कालिदास का है। ये सब क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखिएगा। विष्णु शर्मा पंचतंत्र, अमर सिंह अमरकोश, शूद्रक मच्छी, ये भी बहुत बार पूछता है, तो मक्षी कटिकम है शूद्रक का। ब्रह्मगुप्त का है ब्रह्म सिद्धांत, तो भारत का न्यूटन बोला जाता है। और वात्स्यायन कामसूत्र, कामानंद नीतिशार, आर्यभट्ट का आर्यभट्टीय सिद्धांत, और दस गीतीय का है, ध्यान रखिएगा। और B.A. स्मिथ ने संस्कृत उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा है, तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि किसने कहा है कि गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा है? तो B.A. स्मिथ, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है बिहार में सबसे अधिक जिला किन किन प्रमंडलों में अंतर्गत है? तो सबसे प्रमंडल अभी बिहार में कितना है? तो बिहार में अभी 9 प्रमंडल है। और इसमें सबसे जिला किस किस में है? तो तिरहुत, पटना और मुंगेर में, क्योंकि तिरहुत, पटना, मुंगेर में सब में 6-6 जिले हैं, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये सब ना बुक में आपको मिल जाएगा फ्रेंड्स, और इसका PDF मैं प्रोवाइड करा दूंगी टेलीग्राम पे, तो जाकर के देख लीजिएगा। और मैप के थ्रू जो एटलस है उसमें भी जाकर देख सकते हैं। और एडिटोरिया का जो तथ्य संग्रह है उसमें सारे कुछ डिटेल से बताया गया, तो जाकर के देख लेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के संदर्भ में निम्न कथनों में से विचार करना है। और यहाँ पे क्या पूछ रहा है? तो असत्य कथन पूछ रहा है फ्रेंड्स। और ये भी पूछ रहा है कि कितने असत्य कथन है, कितने असत्य कथन है? तो इसका आंसर हो जाएगा B, 2, केवल 2 हैं, जिसमें 4-5 असत्य हैं। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला 3 जिला कौन है? तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व में शिवहर, पटना और दरभंगा है, ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन है? तो रोहतास, पटना और भोजपुर। ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। और सर्वाधिक महिला साक्षरता कहाँ है? तो रोहतास, मुंगेर और पटना में। सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत का 3 जिला कौन है? तो जमुई, हाजीपुर और समस्तीपुर, तो ये गलत है और ये भी गलत है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक अनुसूचित जाति SC प्रतिशत वाला 3 जिला कौन है? तो गया और नवादा और औरंगाबाद। SC पूछा तो गया, नवादा और औरंगाबाद में है। और ST पूछेगा ना तो ये ST हो जाएगा पश्चिम चंपारण, कटिहार और जमुई। नेक्स्ट है राजपाल, राजपाल के विवेक आधारित अधिकार के अंतर्गत कौन सा कथन सत्य है? तो विधेयकों की स्वीकृति देने में, ये भी सही है। और विधानसभा को भंग करना, मुख्यमंत्री को नियुक्ति करना उपयुक्त में से सभी, तो इसका आंसर हो जाएगा D, सभी है फिर, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट निम्न कथनों पर विचार करें। और यहाँ पे कथन में क्या क्या दिया हुआ है और क्या पूछ रहा है? तो इसमें सत्य कथन पूछ रहा है फ्रेंड्स, ये जरूर ध्यान रखेंगे क्या पूछ रहा है, क्या सत्य पूछ रहा है या असत्य पूछ रहा है। तो इसमें सत्य कथन पूछ रहा है। तो पटना उच्च न्यायालय का गठन भारत सरकार अधिनियम 1909 के अंतर्गत 3 फरवरी 1916 को हुई थी। तो ये बहुत बार पूछा है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई है? तो 3 फरवरी 1916 को हुई है, तो ये तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर ये सही है। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड मेनार्ड चैम्प्स केमियर हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये सही है। और पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन है, तो ये भी सही है फ्रेंड्स। और उच्च न्यायालय पटना में मुख्य न्यायाधीशों की सहित 29 न्यायाधीश तथा 14 अतिरिक्त न्यायाधीश हैं, तो ये भी सही है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा D, सभी कथन सही है। फ्रेंड्स आपको बता दो कि ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा क्योंकि बिहार से रिलेटेड जितनी भी क्वेश्चन है ना वो सारे इसमें इंक्लूड किया गया है। हालांकि आपको इसमें 185 क्वेश्चन दिख रहे हैं, लेकिन इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें इंक्लूड किया गया है, तो डिस्क्रिप्शन भी आप जरूर पढ़ेंगे। और हम क्या कर रहे हैं कि क्वेश्चन भी अच्छे से पढ़ दे रहे हैं, मतलब चारों क्वेश्चन ऑप्शन दे रहे हैं, तो इसमें सारे कुछ आपको मतलब दिक्कत नहीं होगी।
असत्य कथन का चयन करना है। असत्य कथन कौन सा होगा? तो सोहर, सोहर शिशुओं के जन्म पर महिलाओं द्वारा गाया जाता है, तो ये सही है। कजरी या सावन के समय युवक युवतियों द्वारा गाया जाता है, लोकगीत है। झरनी गीत, झरनी नृत्य क्या है? तो यह मुहर्रम के वक्त आयोजित किया जाता है। और चैता यह फाल्गुन माह में गाया जाने वाला लोकगीत है, तो चैता गलत है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, चैता क्या है फिर? तो चैता चैत माह में गाया जाने वाला लोकगीत है। और फागुन में जो होली होता है ना, तो वहाँ पे तो होली में तो जो होली वाली गाना गाया जाता है ना, वो है। नेक्स्ट है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार सकल मूल्यवर्धन में हिस्से के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और इसमें क्या पूछे? तो सत्य कथन कौन सा है? तो हम लोग एक काम करते हैं, इसका आंसर हो जाएगा सी। तीसरा सत्य कथन, इसमें तृतीय क्षेत्र में 59.98% है। तो बिहार सकल राज्य मूल्यवर्धन विधि में क्षेत्रों का योगदान क्या क्या है? तो प्राथमिक क्षेत्र में 19.97% है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। और द्वितीय क्षेत्र में 20.04% है। ये तीनों ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछता है फ्रेंड्स। और तृतीय क्षेत्र में 59.98% है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछ लेगा। ठीक है, जिसमें प्राथमिक क्षेत्र में 19.97, द्वितीय क्षेत्र में 20.04% और तृतीय क्षेत्र में 59.98% है। फ्रेंड्स, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। फ्रेंड्स, हमें वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिलता है, बहुत ही मुश्किल से टाइम निकालती हूँ। अभी रात में बज रहा है 3 और 3 बजे मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, क्योंकि फैमिली है, सारे लोग को संभालते हुए मैं पढ़ भी रही हूँ और वीडियो भी बना रही हूँ, तो काफ़ी मेहनत लगता है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करिए, शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट है बिहार चीनी उद्योग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और इसमें सत्य कथन चुनना है फ्रेंड्स, तो इसमें सत्य कथन है आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार बिहार में 11 चीनी मिली है, जिसमें चालू कितनी है? तो चालू 9 ही है, 9 है फ्रेंड्स। अभी बिहार में 11 चीनी मिली है, जिसमें 9 चालू है, तो ये सही है। और 23-24 के अनुसार बिहार में चीनी का उत्पादन 50.74 लाख क्विंटल हुआ है, तो ये गलत है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये भी कितना हुआ है फ्रेंड्स? यहाँ पे 23-24 के अनुसार चीनी का कितना होता है? 62.74 लाख हुआ है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। 62.74 लाख क्विंटल हुआ है बिहार में आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार। ठीक है, और यहाँ बिहार में प्रथम चीनी उद्योग कब हुआ? तो 1904 में मढ़ौरा, जो मढ़ौरा सारण में स्थापित हुआ। तो ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, PYQ करेंगे तो आपको ये जरूर मिल जाएगा। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करें। और यहाँ पे पूछ रहा है, अच्छा इसमें पूछ रहा सत्य कथन का चयन करना है। तो सत्य कथन में कौन सा सही होगा फ्रेंड्स? तो बिहार में जूट के 3 बड़े कारखाने पूर्णिया, कटिहार और दरभंगा में है, तो ये सही है। बिहार पश्चिम बंगाल के बाद दूसरा सर्वाधिक जूट उत्पादन राज्य है, तो ये भी सही है। बिहार मखाना उत्पादन में देश का प्रथम और एकमात्र राज्य है, तो ये भी सही है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। और लीची उत्पादन में बिहार देश का दूसरा स्थान है, तो बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स, लीची उत्पादन में बिहार प्रथम स्थान पे है, तो ध्यान रखिएगा। लीची उत्पादन में प्रथम स्थान बिहार है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ए। 1, 2 और 3 सही है, चौथा गलत है। नेक्स्ट है चंपारण सत्याग्रह के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। और यहाँ पे सत्य कथन चुनना है। तो सत्य कथन में है चंपारण में कृषकों की स्थिति की जांच के लिए चंपारण एग्रीगेशन समिति की गठन किया गया था, तो ये सही है। और चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के प्रमुख सहयोगी राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण और शंभू शरण थे, तो ये भी सही है। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी द्वारा भारत में चलाया गया प्रथम सत्याग्रह है, तो ये भी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तीनों कथन सही है। और चंपारण सत्याग्रह कब हुआ है? तो 1917 में हुआ है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। और ये भारत गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है लोकसभा चुनाव 2024 बिहार के संदर्भ में सही सुमेलित करें। और राजनीतिक दल और सीटों की संख्या आपको बता दें फ्रेंड्स कि अभी 18वीं लोकसभा चुनाव हुई है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। आपको ये सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिल सकता है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे मिलान करके देख लेते हैं। तो लोक जनशक्ति पार्टी जो रामविलास पासवान जी का था, तो उसने 5 सीट जीते हैं। और राष्ट्रीय जनता दल RJD का था, जो 4 सीटें जीते हैं। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
आईएनसी 3 सीटें और हिंदुस्तान अवाम मोर्चा हम का 1 सीटें जीते हैं। और लोकसभा सीट बिहार में कितनी है फ्रेंड्स, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि बिहार में लोकसभा सीट कितनी है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। और यहाँ पे लिखा है कि कौन कितने कब क्या होगा, तो ये देख लीजिएगा। तो पीटर मुंडी की बिहार यात्रा कब हुई थी, तो पीटर मुंडी की बिहार यात्रा 1632 में हुई है, ध्यान रखिएगा। और ये शाहजहां के शासनकाल में आए थे, तो ध्यान रखिएगा इसका। गोलघर का निर्माण, तो गोलघर का निर्माण 1784 में हुआ था, जो क्योंकि ये 1784 में हुआ था क्योंकि उस टाइम क्या हुआ था ना कि बार बार ये अकाल आ जा रहे थे, तो इसके वजह से गोलघर के निर्माण हुआ था। और कांग्रेस मंत्रिमंडल का त्यागपत्र कब हुआ था, तो ये 1939 में त्यागपत्र दे दिए थे। और फॉरवर्ड ब्लॉक की बिहार शाखा का गठन 1940 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था, तो सुभाष चंद्र बोस किए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करें। और यहाँ पे क्या पूछ रहा है, निम्न कथनों पर विचार करना है और यहाँ पे सत्य कथन चुनना है फ्रेंड। तो सत्य कथन उसमें से कोई नहीं है, तो क्या क्वेश्चन पूछ रहा, क्या लिखा हुआ था, तो पृथक बिहार राज्य में प्रथम विधानसभा चुनाव 1937 में हुआ, जिसमें विधानसभा के लिए 140 तथा विधान परिषद के लिए 50 सीटें की व्यवस्था की गई है। तो दोनों गलत था, तो हम देख लेते हैं सत्य क्या है। तो पृथक बिहार राज्य प्रथम विधानसभा चुनाव 1937 में हुआ था और विधानसभा के लिए 192, विधानसभा के लिए देख लीजिए 192 सीट था तथा विधान परिषद के लिए 30 सीटें थी, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। और राज्य में 152 सीटों में 70 निर्वाचित क्षेत्र समान नागरिकों के लिए था और 15 अनुसूचित जातियों, 7 अनुसूचित जनजातियों, 39 मुस्लिम, 4 महिला, 2 आंग्ल भारतीय, 2 यूरोपीय समुदाय तथा 13 विशिष्ट व्यवसाय, उद्योग, भूस्वामी, शिक्षक आदि के लिए था। चुनाव में 98 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी और 20 सीटों पर मुस्लिम लीग ने दर्ज की थी, तो ध्यान रखिएगा। और ये बिहार में क्या हुआ था, तो बिहार में कांग्रेस का पूर्ण बहुमत मिला था, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करें और इसमें सत्य कथन का चयन करना है। तो पटना मेट्रो रेल परियोजना का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 17 फरवरी 2019 को किया गया था, तो ये सही है। और प्रथम चरण में दानापुर से खेमनीचक तक 17.93 किलोमीटर तक मेट्रो का निर्माण किया जाएगा। वहीं दूसरे चरण में 14.57 माफ कीजिएगा, जो दूसरे चरण में 40.57 किलोमीटर का निर्माण किया जाएगा, तो ये सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 को 2 सही, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार की भौगोलिक संरचना चट्टानी प्रणालियों की बनी है। चट्टानी प्रणालियों का उनके विवरण से मिलान करना है। तो धरवाड़ चट्टानी, ये क्वेश्चन आपको बीपीएससी 69 में ये पूछ दिया था, ध्यान रखिएगा, बीपीएससी 69 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आप इसका आंसर हो जाएगा सी, जिसमें क्वेश्चन इसमें यहाँ पे नहीं है फ्रेंड्स, इसलिए मैं मिलान नहीं कर पा रही हूँ, तो इसमें यहाँ पे मिलान कर लेते हैं। ठीक है, धरवाड़ चट्टाने कहा है, तो धरवाड़ चट्टाने दक्षिण पूर्व बिहार जैसे मुंगेर, जमुई, नवादा अभ्रक के निक्षेपण पे पाए जाते हैं। विंध्य श्रेणी का है, तो दक्षिण पश्चिम बिहार जिसमें कैमूर, सोन नदी घाटी, रोहतास में पाए जाते हैं। और टर्सरी बिहार की हिमालय तराई में मुख्य रूप से पश्चिम चंपारण में, और क्वाटनरी गंगा का मैदान में पाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। तो पहला सिर्फ सत्य कथन है, जिसमें बिहार का प्रथम हिंदी साप्ताहिक पत्र बिहार बंधु था, जिसका प्रसारण पटना से 1874 में किया जाता था, तो ये सही है। और बिहार का प्रथम अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र सर्वहितैषी था, तो ये गलत है, प्रश्न अंग्रेजी सर्वहितैषी नहीं था। और दूसरा समाचार नूरुल अनवार था, तो ये भी गलत है। इसका आंसर हो जाएगा ए, जिसमें प्रथम ही सही है, दूसरा तीसरा गलत है। और बिहार में प्रथम अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र समाचार पत्र द बिहार होल्डर्स था, ध्यान रखिएगा, जिसका प्रसारण गुरु प्रसाद सेन ने 1875 में किया था, तो ध्यान रखिएगा। और प्रथम बिहार का प्रथम उर्दू समाचार पत्र नूरुल अनवार था, जिसका प्रसारण आरा से मोहम्मद हाशमी द्वारा 1776 में किया गया था, तो ध्यान रखिएगा। मजरूल हक द्वारा नहीं किया गया था, ध्यान रखिएगा, ये मोहम्मद हाशमी द्वारा किया गया था, फिर ध्यान रखिएगा, लेकिन नूरुल अनवार तो है, ये सही था। नेक्स्ट है वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इसमें असत्य कथन चयन करना है।
तो बिहार का वनावरण कितना है, तो बिहार का वनावरण 738.0.97 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना, तो 8.64 है। तो ये गलत है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। और 2019 की रिपोर्ट की तुलना में वनावरण 57 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, जो 101.03% है। और 2021 की तुलना 2021 की रिपोर्ट श्रृंखला में 17वीं रिपोर्ट है, जिसका लिए दूर संवेदी उपग्रह रिसोट-सैट-2 का प्राप्त आंकड़ों को प्राप्त किया गया है। तो ये सही है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों असत्य है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। और तीसरा सही था, क्योंकि भारत और बिहार का जो 2 वर्षों पर ये जो होती है ना वन स्थिति रिपोर्ट, तो 2021 के अनुसार बिहार यह रिपोर्ट में कितना, तो बिहार सर्वप्रथम यह रिपोर्ट 1987 माफ कीजिएगा 1987 को प्रकाशित किया गया था। और 2021 में इस रिपोर्ट की श्रृंखला 17वीं रिपोर्ट है, ध्यान रखिएगा। और दूर संवेदी उपग्रह रिसोट-सैट-2 से प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग किया गया है। बिहार में वनावरण तो इतना तो सही था कि 7380.979 है, जिसको 738.1 भी माना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ऐसा भी मतलब अगर पॉइंट में नहीं देख रहे हैं तो इतना भी कह सकते हैं, कहीं कहीं पे आपको मिल जाएगा। और ये 7.84 है, वहाँ पे लिख दिया था 7.64, इसीलिए गलत हो गया था। और 2019 की रिपोर्ट की तुलना में वनावरण में 75% वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, जो 1.07 है। तो ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि यहाँ वहाँ पे दे दिया था 57, तो इसीलिए गलत हो गया था। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करें और यहाँ पे सत्य कथन का चयन करना है। तो जापान के सेंडाई शहर में मार्च 2015 में आपदा जोखिम में कमी लाने के लिए तीसरा संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। तो ये सही है। और यहाँ पे बिहार भारत का पहला राज्य है जिसमें सेंडाई फ्रेमवर्क से संबंधित कार्य योजना को लागू किया गया है। तो ये भी सही है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 और 3 सही है, ठीक है। और भारत में 1 जून 2016 में को सेंडाई फ्रेमवर्क को अपनाया था। बिहार भारत का पहला राज्य है जिसमें सेंडाई फ्रेमवर्क को संबंधित कार्य योजना को लागू किया गया था। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1908 में छपरा में पाई आवा में हुआ था। तो ये गलत है फ्रेंड्स। और ये कहाँ हुआ था, तो बेगूसराय में हुआ था उनका, ध्यान रखिएगा। तो प्रख्यात कवि जो रामधारी सिंह दिनकर, उनका जन्म हुआ था बेगूसराय के सिमरिया में हुआ था फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। उन्होंने स्वतंत्रता पूर्व विद्रोही कवि के रूप में भी जाना जाता है। दूसरा कथन है, इन्हें स्वतंत्रता पूर्व विद्रोही कवि के रूप में जाना था। तो बिल्कुल सही था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दूसरा कथन सही है, पहला कथन गलत है। नेक्स्ट है, और इनका बुक क्या क्या है फ्रेंड्स। तो इनका राष्ट्र कवि स्वतंत्रता पश्चात उन्हें राष्ट्र कवि के रूप में जाना जाता है। उनकी प्रमुख रचनाएं कौन है, तो कुरुक्षेत्र, उर्वशी, हुंकार सबसे ज्यादा पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। और रेणुका, रसवंती इत्यादि है। नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें क्या है फ्रेंड्स, तो इसमें सत्य कथन चुनना है। तो इसमें दोनों कथन सत्य नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा डी। और यहाँ पे पूछ रहा है, स्टेनलेस स्टील के क्षेत्र में भारत के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन उत्तर प्रदेश में किया गया है। तो ये गलत है, ठीक है। केंद्रीय इस्पात और नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिराव एम सिंधिया ने हरियाणा के हिसार में स्टेनलेस स्टील के क्षेत्र में भारत के पहले हाइड्रोजन संयंत्र उद्घाटन किया था। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मिलान करना है फ्रेंड्स, मिलान करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे ही डायरेक्टली हम लोग मिलान कर लेते हैं। इसका आंसर है डी, 2, 1, 4, 5। तो वेस्ट वेल इन इंडिया की शुरुआत कब हुई थी, तो जम्मू कश्मीर में हुआ है। और कोचरवा आश्रम गुजरात में है। तो ये ध्यान रखिएगा, ए का हो गया 2 और बी का हो गया 1, ठीक है। और पोर्टल के जरिए बांधों तथा नहरों के पानी का रियल टाइम डेटा आम जनता को प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो ये राजस्थान है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, ये राजस्थान है। और डोल यात्रा महोत्सव कहाँ है, तो डोल यात्रा महोत्सव पश्चिम बंगाल में होता है। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी।
नेक्स्ट है यूएनडीपी। यूएनडीपी ने अपनी मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 में लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 जारी किया है। इस संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो भारत 0.437 स्कोर के साथ 129 माफ कीजिएगा 193 देशों में 108वें स्थान पे है। और दूसरा है कि भारत में लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में 14वें रैंक की छलांग लगाई है। तो ये दोनों कथन सही था, जिसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र विकास यूएनडीपी द्वारा ही मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है। कभी कभी ये पूछ देता है कि किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो यूएनडीपी द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है किस रोग। इस रिपोर्ट के अनुसार 193 देशों की सूची में 134वें स्थान भारत को स्थान मिला है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, भारत में स्कोर क्या हुआ है? तो 108वें स्थान पे है, ऐसा लिखा है। भारत असमानता लैंगिक असमानता सूचकांक जारी किया है इसके संदर्भ में। तो 108वें स्थान है, यहाँ पे हम लोग डिटेल्स में देख लेते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार 193 देशों की सूची में 134वें स्थान पर भारत का स्कोर कितना है? तो इसका है 0.644 है। और इसके सूचकांक में सोमालिया 193 देशों की सूची में सबसे लास्ट में है, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। तो इसमें क्या पूछा था क्वेश्चन में? सत्य पूछा था, और सत्य तो नहीं है ऐसा। नेक्स्ट है, हम देख लेते हैं फ्रेंड्स इसको अच्छे से। ठीक है सर फ्रेंड्स, ये दोनों सही है क्योंकि लैंगिक असमानता सूचकांक के बारे में पूछ रहा था। एसडीएच जो मानव विकास सूचकांक नहीं पूछ रहा था, लैंगिक असमानता पूछ रहा था। दोनों को कथन वो सही हो गया था। नेक्स्ट है किस रोग से होने वाली मौतों को समाप्त करने के उद्देश्य से अफ्रीका देशों में स्वास्थ्य मंत्रियों ने हाल ही में याउंडे घोषणा पत्र का समर्थन किया है। तो ये मलेरिया से फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बार हर मॉक टेस्ट में ऑलमोस्ट क्वेश्चन मिल जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हाल ही में रक्षा मंत्री द्वारा अदिति योजना की शुरुआत की गई है। अदिति का पूर्ण विस्तार क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, एक्टिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेशन टेक्नोलॉजीज विथ IDX। ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। और इसका योजना की शुरुआत की गई अदिति किसके द्वारा? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा शुरू किया गया है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। और 2023-24 से 2025-26 के लिए 750 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ शुरू हुआ है। योजना IDEX ढांचे के तहत संचालित किया जाएगा। नेक्स्ट है सेला सुरंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और इसमें पूछ रहा है कि इसका निर्माण सड़क संगठन ब्रो द्वारा किया गया है। तो ये सही है, ब्रो द्वारा किया गया है। और इसमें 13,800 फीट की ऊंचाई पे किया गया है। तो ये गलत है फ्रेंड्स, 13,800 ऊंचाई पे नहीं है, 13,000 पे है। 800 जो इंक्लूड किया था ना, इसलिए पहला टॉपिक गलत हो गया, क्योंकि ब्रो द्वारा ही किया गया, इतना तो सही है। इसका निर्माण असम के तेजपुर से अरुणाचल प्रदेश के तवांग को जोड़ने वाली सड़कों से किया गया, तो ये सही है। और ये दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन वाली टर्नल है, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि 2, 3 सही था, पहला कथन गलत था। और मोदी जी द्वारा हुआ है, मोदी जी जो नरेंद्र मोदी है ना, उनके द्वारा उद्घाटन हुआ है 9 मार्च 2024 को, ध्यान रखिएगा। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई 13,000 फीट की ऊंचाई पे हुआ है। और इस सुरंग का निर्माण किया गया है, और ये ब्रो द्वारा ही किया गया है, BRO द्वारा। नेक्स्ट है 14 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबू धाबी के पहले हिंदू मंदिर BAPS मंदिर का उद्घाटन किया है। इसका निर्माण किस वास्तुकला शैली में किया गया है? तो ये नागर शैली में किया गया है, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए। और ये खाड़ी देश में स्थित पहला हिंदू मंदिर है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और ये मंदिर की ऊंचाई कितनी है? तो 108 फीट है, लंबाई 265 फीट है, और चौड़ाई 180 फीट है। यह मंदिर नागर शैली में बनाई गई है, तो ध्यान रखिएगा। और कहाँ बनाई गई है? तो ये UAE में बनाई गई है फ्रेंड्स, अबू धाबी। ठीक है। नेक्स्ट है भारत के ओलंपिक स्वर्ण विजेता नीरज चोपड़ा को किस देश के जंग क्राउजोक
आइस पैलेस में एक स्मारक पट्टिका से सम्मानित किया गया है, तो स्विट्जरलैंड इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा किस कक्षा में चयनित छात्रों के लिए एक सप्ताह तक चलने वाली आवासीय कार्यक्रम प्रेरणा लॉन्च किया गया है। तो प्रेरणा 9वीं कक्षों के लिए, 9वीं से 12वीं कक्षों के लिए है। फिर ध्यान रखिएगा, प्रेरणा पूछेगा ना तो प्रेरणा 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए किया गया है और आवासीय कार्यक्रम है। ठीक है, 9वीं से 12वीं कक्षा के लिए है, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। और नेक्स्ट है भारत के पहले ग्राफीन केंद्र इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन IICG का स्थापना किस शहर में किया गया, तो कोचीन केरल में किया गया। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जनवरी 2024 में किस देश को मलेरिया मुक्त देश घोषित किया है, जिससे अफ्रीका क्षेत्र में मलेरिया मुक्त प्रमाण वाला तीसरा देश बन गया है। तो केप वर्ड बना है। फिर ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, केप वर्ड। ठीक है, केप वर्ड के अलावा कौन कौन से हैं, तो फिर मॉरिशस जो 1973 में और अल्जीरिया 2019 में और केप वर्ड 2024 में हुआ है। फ्रेंड्स तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, केप वर्ड। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, और ये 2024 में मलेरिया मुक्त कर दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है एक्सरसाइज सी ड्रैगन 24 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, तो इसका आयोजन अमेरिका द्वारा प्रशांत महासागर में स्थित गुआम द्वीप पर किया गया है, तो ये बिल्कुल सही है। और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, जापान और भारत नौसेना में इसमें शामिल हिस्सा लिया है, तो ये भी सही है। और भारत नौसेना के समुद्री निगरानी विमान P-8I ने इसमें भाग लिया है, तो तीनों कथन सही है, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का चयन करना है। तो स्टैचू ऑफ वेलोर का उद्घाटन असम के जोरहाट में किया गया, तो ये सही है। और इसे मूर्तिकार राम वजनी सुतार द्वारा बनाया गया है, तो ये भी सही है, इसका आंसर हो जाएगा डी। इसमें असत्य कथन चुन रहा था और दोनों कथन सही है इसमें। ठीक है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। और ये किनकी मूर्ति है, तो अहोम जनरल लचित बोरफुकन, ये इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। लचित बोरफुकन के सम्मान में 125 फुट की कांस्य स्मारक स्टैचू ऑफ वेलोर का उद्घाटन किया गया है। तो स्टैचू ऑफ वेलोर का किसका मूर्ति है, तो लचित बोरफुकन का, और ये असम में है, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री के अनुसार सिप्री 2023 की रिपोर्ट के आधार पर गलत कथन का चयन करना है। तो यह शीर्ष आयातक देश भारत है, तो शीर्ष हथियार आयातक देश भारत है, तो ये तो सही है। और शीर्ष निर्यात देश संयुक्त राज्य अमेरिका है, तो ये भी सही है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका भारत का मुख्य आपूर्तिकर्ता देश बन गया है, तो गलत है फ्रेंड्स, ये अमेरिका नहीं है, ये रसिया है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, रूस है। और यूक्रेन विश्व स्तर पर चौथा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन गया है, तो ये सही है, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। तीसरा गलत है, बाकी सभी सही है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए फ्रेंड्स, और जो भी त्रुटि रहती है तो कमेंट बॉक्स पे बता दीजिएगा। अभी मेरा थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है, मैं वीडियो भी अपलोड नहीं कर रही हूँ क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है, आवाज़ थोड़ी सी मतलब कोल्ड रहता है, तो आवाज़ थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रहा होगा, तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। और मैं इसका PDF प्रोवाइड करा दूँगी टेलीग्राम में, तो ध्यान रखेंगे। और ये देखिए यहाँ पे लिखा है कि भारत अपने कुल हथियार का आयातक का 36% रूस से आयात करता है, और रसिया हमारा प्रथम जो है हथियार आपूर्तिकर्ता देश है। नेक्स्ट है गगनयान अंतरिक्ष मिशन के संबंध में विकसित बहुउद्देशीय ऐप सखी को किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो सखी विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट है सर्वत्र क्या है, तो सर्वत्र एक मोबाइल ब्रिज सिस्टम है, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछता है कि सर्वत्र क्या है, तो मोबाइल ब्रिज सिस्टम है, ध्यान रखिएगा। और ये DRDO द्वारा बनाया गया है, DRDO ने भारत सेना के लिए मोबाइल ब्रिज सिस्टम सर्वत्र लॉन्च किया है। नेक्स्ट है भारतीय सेना द्वारा विकसित संभव तकनीकी का पुनर्विस्तार क्या है, तो सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत विजन, इसका आंसर हो जाएगा सी।
नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा देश रूस के नेतृत्व वाले सुरक्षा ब्लॉक सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन एस टी ओ से बाहर निकला है? तो CSTO से आर्मेनिया बाहर निकला है। फिर ध्यान रखिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। नेक्स्ट है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। और यहाँ पे कथन दिया गया है और सत्य कथन चुनना है। तो वर्ष 2024 में 2023 की तुलना में भारत की रैंकिंग में गिरावट आई है और बिना वीजा के भारतीयों द्वारा यात्रा कर सकने वाले देशों की संख्या में 2023 की तुलना में बढ़ोतरी हुई है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों कथन सही है। ठीक है। और हेनले पासपोर्ट में जो है ना, विगत वर्ष रैंकिंग में एक स्थान फिसलकर 85वें स्थान पे आ गया है और 2023 में 84 में स्थान था। अभी 2024 में 85वें स्थान पे है और 2023 में भारतीय बिना वीजा के 57 देशों में जाते थे, लेकिन अभी 62 देशों में जा रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किसे लोकपाल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये इंपॉर्टेंट बहुत है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। बहुत सारे मॉक टेस्ट में मिलता है, जैसे कि परफेक्शन आईएएस का, खान ग्लोबल स्टडी, परम आईएएस और राहुल एसडीएम सर का भी जो टेस्ट सीरीज में करवा रही हूँ ना, तो उसमें भी ये क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो लोकपाल का नया अध्यक्ष कौन बने हैं? तो मनिक राव खानविलकर बने हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है सुबिका पेंटिक्स का संबंध किस राज्य से है? तो ये मणिपुर से है। ध्यान रखिएगा, सुबिका पेंटिंग्स मणिपुर से है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का चयन करना है। तो अहलान मोदी कार्यक्रम का संबंध यूएई से है। तो ये सही है। और समलेई मंदिर परियोजना महाराष्ट्र राज्य का है। तो ये गलत है फ्रेंड्स। और इसमें देश का पहला IIT उपग्रह परिसर उज्जैन में स्थापित होगा और ट्रैक चाइल्ड पोर्टल महिला एवं विकास मंत्रालय का पहला। तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दूसरा गलत है। ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें सत्य कथन का चयन करना है। तो 75वें गणतंत्र दिवस की थीम क्या थी? तो विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। तो ये ध्यान रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, ये थीम जरूर पूछता है। तो 75वें गणतंत्र दिवस अभी मनाया गया है रिसेंटली और विकसित भारत और भारत तंत्र की मातृका है। इसकी झांसी रक्षा मंत्रालय की है। इस सर्वश्रेष्ठ झांकी रक्षा मंत्रालय की है। तो ये गलत है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। और ये 26 जनवरी 2024 को मनाया गया 75वें गणतंत्र दिवस की प्रमुख बातें क्या क्या है? तो ये ध्यान रखिएगा। तो थीम क्या था? तो थीम था विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। और मुख्य अतिथि कौन थे? तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन थे। ये बहुत बार मॉक टेस्ट में मिला है। और सर्वश्रेष्ठ झांकी किसे मिला है? तो भारत लोकतंत्र की जननी विषय पर आधारित संस्कृत मंत्रालय को मिला था। भारतीय लोकतंत्र की जननी के विषय पर संस्कृत मंत्रालय को मिला था सर्वश्रेष्ठ झांकी। और राज्य में सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार उड़ीसा को दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कंदम शिलालेख किस राज्य से प्राप्त हुआ है? तो ये गोवा से प्राप्त हुआ है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। और ये 10वीं शताब्दी का है। नेक्स्ट है, किस टाइगर रिजर्व के पास दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की स्थापना की जाने की योजना बनाई गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, आंसर हो जाएगा डी। और सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ का है? तो ये उड़ीसा का है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बिहार के कितने रेलवे स्टेशनों को पूर्ण विकास के लिए आधारशिला रखी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 33 जिले को। नेक्स्ट है क्लाइमेट रिलिजिएंट एंड लो कार्बन डेवलपमेंट पाथवे रिपोर्ट के अनुसार बिहार का ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन वर्ष 2070 तक कितना बढ़ेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 5.2%, इसका आंसर हो जाएगा सी, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है क्लाइमेट रेजिलिएंट
एंड लो कार्बन डेवलपमेंट पाथवे रिपोर्ट के अनुसार बिहार का ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन 2070 तक 5.2 गुना बढ़ने का अनुमान है, ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, यहाँ पे सत्य कथन चुनना है। तो तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC ने समस्तीपुर बिहार में 2 खोजपूर्ण कुओं को ड्रिल करने की योजना बनाई गई है, तो ये सही है। और उपरोक्त संबंध में गंगा बेसिन में बिहार में पहले ड्रिल वर्ष 2024 में की जाएगी, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों कथन सही है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और यहाँ पे असत्य कथन चुनना है फ्रेंड्स। असत्य कथन देखना है, तो इसमें कोई भी असत्य कथन नहीं है, इसमें सभी सत्य है। तो पेरेग्रीन 1 अमेरिकी निजी कंपनी द्वारा विकसित चंद्र मिशन का लैंडर है। तो ध्यान रखिएगा कि अमेरिका जो नासा का है ना, उसका चंद्र मिशन का नाम क्या है, तो पेरेग्रीन 1 है। आइंस्टीन प्रोब चीन का उपग्रह है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, आइंस्टीन प्रोब चीन का उपग्रह है। और चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान का सफलतापूर्वक लैंडिंग करने वाला दुनिया का 5वां देश जापान बन गया है, तो ये भी सही है। चौथा देश हमारा भारत बना है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, कोई भी असत्य नहीं है, क्योंकि असत्य कथन पूछ रहा था। ठीक है। और नेक्स्ट है बिहार के पहले खेल मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये ध्यान रखिएगा पहले है। तो बिहार के पहले खेल मंत्री के रूप में जितेंद्र कुमार राय को नियुक्त किया गया है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी, बिहार के पहले खेल मंत्री बने हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अभी हमारा मैथ और रीजनिंग होगा फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, ये इजी होता है। तो इसमें से 10 क्वेश्चन में 8 तो क्वेश्चन सही हो ही जाते हैं, तो आप ये क्वेश्चन बना लीजिएगा। मैं आपको इसका जो है ना PDF में प्रोवाइड करा दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे, तो जा करके आप देख लीजिएगा। और इसका जो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहाँ पे साथ जा करके जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू, बाय बाय।